मेरी जिम्मेदारी NIC लाहौर का इंक्यूबेशन प्रोग्राम देखना है, हमारी कम्युनिटी देखना और इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। हमारे पैनलिस्ट, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं आपको NES का थोड़ा सा ब्रीफ, जिन लोगों ने आज अगर हमें पहली बार ऑडियंस में ज्वाइन किया है, और मैं आपको NES का थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। इट इज़ डे 9 ऑफ NES नाउ। हम 8 दिनों से ये वाला कर रहे हैं, ये वाला सेशन कर रहे हैं। NES 2019 हमने पहली बार शुरू किया था लम्स में, हमने दिसंबर में होस्ट किया। तकरीबन 110 एंटरप्रेन्योर्स आए, हमने उनको 4 दिन होस्ट किया अपने पास, फिर हमने उनको ट्रेनिंग्स दी। जब इस बार कोविड का क्राइसिस आया तो we thought let's take it online and let's see how public responds. Very interestingly, we got more than 1,000 registrations for this. और इसमें आप कहने के so very amazing response from entrepreneurs। 35 शहरों से हमें registrations आई। बड़ा interesting उसमें आप कहने के हमें insights मिले। अभी तक हम काफी लोगों को होस्ट कर चुके हैं। इस हफ्ते में अब हम So this is probably the last academic session, अगर आप इसको academic कहें, acquiring customers को। आज के बाद जो दूसरा session है so we'll be hosting 12 emerging startups और what we call resilient founders। कल हम host करेंगे successful founders को। मुदस्सिर शेखा, ज़मीन के जो founders इमरान अली खान, ज़ीशान अली खान, वो हमारे साथ होंगे। रेहान जलील हमारे साथ होंगे। कल security.ai के प्रेसिडेंट है। परसों हमारे साथ इसी तरह राजा मुराद होंगे कार फर्स्ट से। सलमान वासी होंगे चाय खाना से। So we have got some interesting lineup in this week as well। पैनलिस्ट को मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी तक हमने 4 सेशंस किए हैं इस NES में, जो कि आज के टॉपिक से थोड़े से रिलेट कर सकते हैं। एक हमने टॉपिक हमारा था मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। दूसरा हमारा था जिसमें ऑडियंस हमने उसमें बात की कि आपने कस्टमर्स कैसे कस्टमर्स को हाउ यू विल मेक योर ब्रांड योर प्रोडक्ट अवेयर, हाउ यू विल मेक कस्टमर्स अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट। उसके बाद फिर हमने बात की कि आपने ब्रांड कैसे बनाना है, कंसिस्टेंट मैसेज कैसे देना है। तीसरा हमारा एक सेशन था कि आपने नैरेटिव कैसे बनाना है। चौथा हमारा सेशन था कि आपने सेल्स कैसे करनी है। तो आज का सेशन इस सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आप इसको लिंक करें कि जब कस्टमर बन गए तो कस्टमर को हमने उनके साथ रिलेशनशिप कैसे करनी है, कैसे उनके साथ हमने अपना एक्सपीरियंस कैसे उनको हमने क्या व्हाट शुड बी द एक्सपीरियंस फॉर एंड कस्टमर्स। तो मैं पैनलिस्ट को बिफोर आई I'll try to shut up now and hand over to panelists। उससे पहले बस मैं आपको एक बता दूं, हमारे पास तकरीबन आज इस जूम कॉल में कुछ 100 के अराउंड लोग हमें ज्वाइन करेंगे। 100 से 150 के दरमियान। लाइव भी हमें इतनी लोग देख रहे होंगे। इन नेक्स्ट 24 आवर्स और सो तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग इस सेशन को देख चुके होंगे। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये जो लोग हैं ये मेन स्ट्रीम सिटी से भी इनका ताल्लुक है, टियर 2 से भी हैं, टियर 3 से भी हैं। इसलिए दरख्वास्त है कि आप इसको जितना उर्दू रख सकें तो उससे लोगों को ज़रा समझने में आसानी होती है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें। रजा इमाद सईद इब्रार अमारा मुझे नजर नहीं आ रही हैं। I'll try to see के if there is any connection problem or so। तो रजा साहब, starting from you sir। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? मेरा नाम रजा जसानी है और मैं पिछले 3 साल से मैं एज अ हेड ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस परफॉर्म कर रहा हूँ। और मेरा जो टोटल कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है वो 13+ ईयर्स का है, जो कि मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम मोबिलिंक, जहाँ मैंने टेलीकॉम से स्टार्ट किया था अपना करियर। उसके बाद वहाँ ऑलमोस्ट 6+ ईयर्स 6.5 ईयर चली। उसके बाद भी मैंने ISP में मूव किया एंड देन आई केम टू yevo.com। ठीक हो गया, थैंक यू जी। इमाद। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इमाद मेहदी है एंड आई एम पार्ट ऑफ फूड पांडा फॉर द पास्ट almost 9 months। उससे पहले आई वाज वर्किंग फॉर उबर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड करियर मैंने अपना स्टार्ट किया था बैक इन 2010 फ्रॉम टेलीनॉर। सो आई वाज पार्ट ऑफ इजी पैसा टीम एट दैट टाइम और stayed there for 7 years। So that's briefly about me।
within Food Panda, I have 3 teams with me. So one is more focused and relevant to this topic, which is customer experience and customer operations. Then we have logistics, which is the rider side of things. So जो delivery riders होते हैं हमारे, उनकी recruitment, उनकी life cycle management, उनका earnings, सब कुछ उनके related logistics देखता है. और जो तीसरी टीम है वो है होम शेफ्स की. ये एक नया इनिशिएटिव है which we have launched earlier this year. तो जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि लोग जो स्पेशली खवातीन जो घर से खाना बना के फूड पांडा प्लेटफॉर्म पे बेचें. सो ये 3 चीजें हैं जो कि मेरी टीम देख रही होती है. ठीक है जी, थैंक यू. सईद. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद निहाल है. मैं यहाँ पे सिविल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैंने सिविल बेसिकली ज्वाइन की थी इन दिसंबर 2019, सो इट्स बिन अ रीसेंट जर्नी. इससे पहले मैं कनाडा में था. आई वाज वर्किंग एट प्रॉक्टर एंड गैम्बल लीडिंग वॉलमार्ट एज अ कस्टमर. सो I've worked with big customers, and now I'm in a customer-facing role, working with a tech startup is something that's very new for me. And the recent transition to Pakistan has also been new for me. So it's a very interesting journey that I'm on. ठीक है, thank you. इब्रार जावेद. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जी, मैं यहाँ पे ऊबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मुझे ऊबर के साथ ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं. आई हैव बीन ऑपरेटिंग एज देयर हेड ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पे पाकिस्तान में. ऊबर से पहले मेरा बैकग्राउंड थोड़ा वेरिड सा है. मेरा स्टार्ट जो किया था वो मैं टेक्नोलॉजी, मेरा बैकग्राउंड था अंडरग्रेड, तो मैं स्टार्टअप्स के साथ शुरू में एज अ प्योर टेक्निकल रिसोर्स इन्वॉल्व रहा हूँ. उसके बाद फिर आई ट्रांजिशन टू PM रोल, सो प्रोडक्ट मैनेजर रोल. इंसिडेंटली आई वाज आल्सो विद इमाद एट मैं इजी पैसा के अंदर. सो वहाँ पे मैंने अराउंड 5 साल काम किया है. उसके बाद दरमियान में 2 साल का मैंने गैप लिया था स्टडीज़ के लिए. और उसके बाद फिर मैंने आके ऊबर को ज्वाइन किया है. तो ये मेरा एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ है. हमारा तस्नीम. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Amara, I have been working for UFON for the last 10 years. I was primarily responsible for the quality management and the implementation of ISO internal and external audit. For the last 3-4 years, I am also responsible for customer experience, about which we are going to discuss different aspects today, like from the customer experience perspective. So one of my area, like there are 4 functions under me. One is the quality management, then there's the compliance, then there's customer experience. So it's good to be here. Customer experience, I think it's one of the most important things, especially when we're talking about this pandemic and this COVID-19 thing is going on. I think everybody and every organization, whether we are startups or bigger organization, everyone is facing this issue right now, because we have been trying and we have been thinking that we are innovative and we have all the solutions, but this sudden change and this paradigm shift has actually pushed all of us to come with the new ideas to actually cater our customers. So I'm really looking forward to this session. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. सो हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है जिसमें हमारे पास 4 स्टार्टअप्स हैं, एक टेल्को है. स्टार्टअप्स में ऊबर और स्विवल पाकिस्तान और एक्चुअली फूड पांडा भी ये पाकिस्तान में नहीं शुरू किए गए थे. आज से 10 साल पहले अगर देखें तो इसमें से कोई भी स्टार्टअप एग्जिस्ट किसी भी जगह पे नहीं करता था, और ये स्टार्टअप से बाहर बने, फिर पाकिस्तान में आए. Yevo.com, I guess that is our homegrown thing. So एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है. सो मेरा सवाल स्टार्टअप्स से फूड पांडा, ऊबर, स्विवल और जेवो आपसे ही होगा. पॉल ग्राम का हमने लोगों से लेटर शेयर किया था, और पॉल ग्राम ने वाई कॉम्बिनेटर में जब उसने ओपन लेटर लिखा तो उसने यही कहा कि शुरू में स्टार्टअप्स को थोड़ा सा दे नीड टू डू थिंग्स दैट डू नॉट स्केल. सो दे नीड टू रिक्रूट यूजर्स मैनुअली. दे नीड टू गो आउट ऑफ देयर वे टू मेक श्योर कि दे गेट insanely good customer experience and service. So सवाल आप लोगों से ये है कि जब आप लोग अपने स्टार्टअप्स जब आपने ज्वाइन किया तो उस टाइम में बन चुका था, लेकिन क्या कोई जब आप लोगों की जर्नी शुरू हो रही थी कोई इस तरह के वाकयात कोई आपको पता चले हो जो कि इस तरह से कस्टमर एक्वायर किए गए, मैनुअली रिक्रूटिंग यूजर्स,
going after, so doing things that do not scale. Do you have any examples from your startup, from your organization that you can share with us? कोई भी इसको शेयर कर सकते हैं जी मार. There are a couple of examples. So जब हम I think last year was an interesting year for us because उससे पहले हमारी सारी customer support in-house थी. So we had teams in-house जो कि whenever customers उनको खाना अच्छा नहीं मिला या कोई और problem हो user journey के अंदर, तो they would reach out. और हमने internal teams proper रखी हुई थी जो कि address करती थी उसे. लेकिन वो इतना scalable नहीं था. Because you can't hire. अब हमने पिछले साल we grew more than 5x. तो हमारी टीम का साइज भी was supposed to grow 5x. And that's where हमने कहा कि नहीं जी ये तो scalable नहीं है, हम इसको outsource कर देते हैं to a third party. लेकिन इंटरेस्टिंग काम जो हमने किया, हमने कुछ यूज केसेस फिर भी इंटरनल रखे ताकि हम लोग चैलेंजेस जो भी कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, व्हाटएवर इज हैपनिंग, वो हमें खुद इनसाइट्स मिलती रहे क्योंकि थर्ड पार्टी से बहुत रिफाइंड किस्म की इनसाइट्स मिलती हैं. सो दैट्स ऑन कस्टमर सर्विसेज. एक्विजिशन की जो कलीम ने बात की है, हमने होम शेफ स्टार्ट किए इन दिसंबर 2019. जो पहले 3 महीने हैं वो हमने एक्वायर बहुत सिलेक्टिव एक्विजिशन की है. हम लोग वी आर वेरी पर्सनली इन्वॉल्व कि कौन आ रहा है प्लेटफॉर्म पे, उसका किचन इंस्पेक्ट कर रहे हैं, सेफ्टी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स मॉनिटर कर रहे हैं. सो वी न्यू मोस्ट ऑफ द होम शेफ्स पर्सनली. एक एक को सिलेक्ट करके उनके चैलेंजेस, उनका टैबलेट काम कर रहा है नहीं कर रहा, उनको एजुकेशन में मसले तो नहीं आ रहे, इंटरफेस समझ आ रहा है. सो वी गॉट टू दैट लेवल ऑफ एंगेजमेंट विद दोस गाइज. For the first 3 months, I think we acquired close to 400-500 home chefs with very personal involvement. मार्च में हमने कहा कि नहीं जी अब हमें बहुत अच्छा समझ आ गया लाइफ साइकिल का, जर्नी का, challenges का. Now we are ready to really scale up. और फिर हमने we went massive on the different platforms that we have for acquisition. तो आप कह रहे हैं कि जो शुरू में it was more of human to human interaction, it was more of avoiding processes, going to people, और उसके बाद फिर अब आपने इसको massive किया जी. other startups की कोई और मिसाल? I'm sorry, I just keep referring to startups. I don't know अगर आपका इदारा भी इसको startup ही कहते हैं, लेकिन just to differentiate between Ufone and other organizations there. तो जी कोई I think मैं Uber की एग्जांपल्स भी यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ. So typically जब भी आप मार्केट लॉन्च करते हैं, so आपको बेसिकली 2 सेगमेंट्स चाहिए होते हैं. एक आपको राइडर्स चाहिए होते हैं, एक आपको ड्राइवर्स चाहिए होते हैं. सो ड्राइवर्स इन पर्टिकुलर के लिए यहाँ पे हमारी जो सेलिंग होती है वो काफ़ी इन पर्सन होती है, जिसमें आप एक्चुअली जो आप किसी लेट्स से नया आपने किसी सिटी को लॉन्च किया है, तो आप एक्चुअली जाके ड्राइवर्स जो आपके पोटेंशियल आपको लगता है कि यार यहाँ से मुझे ड्राइवर्स मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैब ड्राइवर्स हो गए, रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, आप एक्चुअली उनकी कम्युनिटी में जाके अपने उनको ऑनबोर्ड करते हैं, उनको एप्लीकेशन दिखाते हैं, उनको पूरा आप एक तरह का मिनी सा एक डेमो सा देते हैं कि जी ये इस तरह काम करती है, और वहां से फिर आप कम्युनिटी से साइन अप्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं. ये एक टेम्पलेट है जो कि ऊबर जब यूएस में स्टार्ट हुई थी तब से लेके आज तक जो है वो यही टेम्पलेट रहा है कि इन एनी सिटी जब भी आप जाते हैं, स्पेशली ऑन द ड्राइवर साइड. आई थिंक राइडर्स को तो फिर भी अब स्टेज पे ऊबर का आइडिया हो गया है, तो एक दफा जब आप लॉन्च करते हैं तो आपको उतना पर्सनल टच नहीं देना पड़ता, बट जो आपके ड्राइवर्स हैं उनको आपका आज भी ऊबर का यही टेम्पलेट है कि जब आप किसी सिटी में जाते हैं तो आप पर्सनली रीच आउट करते हैं, कम्युनिटीज में अपनी टीम्स को भेजते हैं, वो साइन अप करते हैं, और फिर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जहां से उसके बाद फिर लोग ऑटोमेटिकली ऑनबोर्ड होना शुरू हो जाते हैं. सो दैट इज एक एग्जांपल जो कि मैं ऊबर के कॉन्टेक्स्ट में दे सकता हूँ. ठीक हो गया जी. अगर हम लोग स्विविल को देखें तो जिस तरह स्विविल पाकिस्तान में आया था तो हम लोग को पता था कि मास ट्रांसपोर्ट राइड हेलिंग इज समथिंग दैट्स न्यू फॉर एवरीबॉडी. तो हम लोगों को उस वक्त जो है ना बहुत एक्टिव रोल प्ले करना था कस्टमर डाटाबेस को ग्रो करने के लिए, और उसके साथ साथ जैसे अहमद ने बात की और इब्रार ने बात की, कैप्टन्स को इंसेंटिव देना, उनको बताना कि स्विविल के साथ गाड़ी चलाने में क्या क्या फायदे हैं. तो इसकी वजह से हमने कैप्टन, हमारी सारी जो ऑनबोर्डिंग होती थी, हम लोग बाकायदा कैप्टन को ऑफिस बुलाते थे, मल्टीपल ट्रेनिंग कोर्सेज होते थे जो पूरे हफ्ते इन लोगों के साथ गुजारे जाते थे. फिर हम लोग ने अपनी क्यूसी की टीम बिठाई हुई थी जो हर गाड़ी में जाती थी कैप्टन के साथ और वाकई में इन राइड प्रॉब्लम्स को जो ना एड्रेस करती थी. उसके साथ रिसेंटली अभी हम लोगों ने जिस तरह की हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थी, हम लोग को बड़ी जल्दी पता चल गया था कि बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो हम लोगों को भी अपना कस्टमर सर्विस का एस्पेक्ट बीपीओ को आउटसोर्स करना पड़ा था, which we did very successfully. और उसके साथ साथ हमने एक छोटी सी टीम जो इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन टीम है उसको हमने अभी तक इन हाउस रखा है ताकि हमारे पास जो भी इश्यूज आते हैं कस्टमर की तरफ से हम उसको फौरन लाइफ टाइम में उसको जो है एड्रेस कर सकते हैं.
तो इन द बिगिनिंग आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग का जो मतलब इनिशियल फर्स्ट रिस्पॉन्स है या फर्स्ट रिप्लाई टाइम जो हमारा जाता है वो हम लोग उसको जो है ना बड़े हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर मेंटेन रखें। सो ये 2 एग्जांपल्स थी जो हमने सिविल में इनकॉर्पोरेट की थी जैसे हमारा लॉन्च हुआ था, एंड आई थिंक दे वर वेरी सक्सेसफुल। ठीक, रजा साहब आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, एक्चुअली मैं अगर ये वो का एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ तो आपको पता है, जैसे चूंकि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ बायर भी है और सेलर भी है, लाइक वेंडर भी है, परचेजर, बायर। अब वहाँ पे ये होता है कि हमारे पास दोनों ही, हम दोनों को ही कस्टमर एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं। और चूंकि ई कॉमर्स में आपको पता है सिस्टम्स रिलेटेड, टेक रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होती है, और इसमें जो वेंडर की ट्रेनिंग वगैरह होती है उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन हमारे लिए चैलेंज स्टार्टिंग में था, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं या जो छोटे छोटे क्या कहते हैं हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वेंडर सेलर साइड, वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड इन टर्म ऑफ सिस्टम नहीं होते और ना थे। और उस वक्त ई कॉमर्स का चूँकि बैक इन 2016 बहुत ज़्यादा, उस वक्त कोई हाइप भी नहीं थी और लोगों को, बहुत से लोगों को हमारा मतलब ई कॉमर्स के बारे में पता भी नहीं था। तो इसमें हमने ये इनिशिएट लिया था कि हमने जैसा भी वो बता रहे थे कि ट्रेनिंग्स वगैरह, और फिर हमने QC वगैरह करी, उनके अपने लोगों को उनके साथ इन्वॉल्व किया ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को, तमाम चीज़ों को लाइव कर सकें और देख सके प्रॉपर्ली, और किस तरह उसको वो चला रहे होते हैं, सिस्टम्स किस तरह चला रहे हैं। तो स्टार्टअप में चूँकि ऑनेस्टली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि मेरा एक इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे अपने करियर में जो भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की वो स्टार्टअप नहीं की है। इवन ISP जो मैंने इससे पहले काम किया ISP में, वो भी एक स्टार्टअप ही था, और टेलको में भी मैंने किया, वो भी एक स्टार्टअप ही था। तो वहाँ ह्यूमन इंटरेक्शंस जो हम लोगों ने की है और उसके थ्रू हम लोगों ने जो ग्रूमिंग करी, तो वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और यहाँ पर मतलब जो ट्रेनिंग्स होती हैं, पार्ट्स जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, बताई जाती हैं चीज़ें, तो इस हवाले से जो यूजर मैनुअल है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे जो ऑब्वियसली जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो लाजमी होती है इस प्लेटफॉर्म पे और इस इंडस्ट्री में। ठीक, तो अगर मैं आप सब लोगों की बात को समराइज करूं तो जो पॉल ग्राहम सैन फ्रांसिस्को में स्टार्टअप्स को एडवाइस करे, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी वो चीज काफी हद तक जो समझ आ रही है वो ट्रू है कि वी ऑल्सो, जो हमारे स्टार्टअप ज्यादातर सुन रहे हैं, हमें भी वो चीजें करने की जरूरत है जो कि स्केल नहीं उस तरह से शुरू में करनी। तो दैट मीन्स ए लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, लॉट ऑफ मैनुअल रिक्रूटमेंट, लॉट ऑफ मैनुअल डिलाइट फॉर कस्टमर्स। सो थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल जो स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे, और उसके बाद देन विल गो टू अमारा। सो सवाल आप सबसे ये है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं ये थोड़ा इनके बड़े स्ट्रक्चर हैं, ये बड़ी बस हैं, इन्होंने अगर मोड़ काटना होता है मुश्किल से काटनी है। जो स्टार्टअप्स हैं ज्यादा एजाइल होते हैं, ये बड़े आराम से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, यू टर्न लेना हो तो यू टर्न ले सकते हैं, जो भी इन्होंने करना। सो कोई ऐसी मिसालें एक दो आपकी कोई जहन में आती हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वही बड़ी कॉर्पोरेट ने चीज करनी है, उनको एडवांटेज नहीं है लेकिन स्टार्टअप्स को एडवांटेज है, कोई ऐसी मिसालें आप लोग के अपने स्टार्टअप्स के केस में या जनरली आपको कोई जहन में आती हैं कि हम वो दे सकते हैं? आई थिंक कलीम, आपने वो जो की वर्ड है वो आई थिंक एजिलिटी जो है वो आपने ऑलरेडी अपने उसमें मेंशन कर दिया है। सो आई थिंक मैंने चूंकि आई थिंक दोनों एंड पे काम किया हुआ है, मैंने स्टार्टअप्स में भी काम किया हुआ है और मैंने फिर एक कंपैरेटिवली एक बिगर ऑर्गेनाइजेशन टेलेनॉर जैसी में भी काम किया हुआ है। सो आई थिंक की डिफरेंस एजिलिटी का ही है। आई मीन एक इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि अभी रिसेंटली जब ये कोविड जो है वो होना शुरू हुआ था, तो वी फेल्ट के जो हमारी कोर सर्विसेज हैं वो अब लोग शायद इतना यूज ना करें क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ लॉकडाउन में था, बट एक जो यूज केस था वो डिलीवरी का था कि जी लोग जो हैं वो उबर के थ्रू चीज़ें जो है वो मंगवा सकें, ग्रोसरी मंगवा सके। सो वो यूज केस हमने ऑन ग्राउंड 7 डेज में रफली विद इन 7 डेज हमने एग्जीक्यूट किया था। नॉर्मली आई वुड से बेस्ड ऑन एटलीस्ट माय एक्सपीरियंस, में बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का तो नहीं कहता, बट अगर मैं यही काम किसी एक बड़ी ऑर्ग में करना चाहता तो शायद मुझे हफ्ते से शायद ज़्यादा ही टाइम लगता। सो आई थिंक वो एक इस तरह की आई थिंक काफ़ी आपको मिसालें मिल जाएंगी जहाँ पे स्टार्टअप्स जो है वो अपनी छोटी आप कह लेंगे टीम है, थोड़े से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से मे बी कुछ सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट कर सकती हैं एज कम्पेयर टू स्लाइटली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, अगर कोई और कस्टमर्स के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज का जवाब देना चाहें।
ठीक है, राइट। सो वील मूव ऑन। हमारा आपसे मेरा सवाल ये है कि पर्सनलाइजेशन, हम कहते हैं जी कस्टमर्स को पर्सनलाइजेशन पसंद है, अपना नाम सुनना सबको पसंद है, अपने लोकलाइज्ड सर्विस, लोकलाइज्ड प्रोडक्ट, अपने कॉन्टेक्चुअलाइज्ड प्रोडक्ट, हम सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं। यूफोन से बेहतर शायद इस मसले को कोई नहीं जानता कि जहाँ पे आपके टेंस ऑफ मिलियंस कस्टमर्स होते हैं, मे बी मोर देन 100 मिलियन कस्टमर्स हो, जो इस तरह के बड़े इदारे होते हैं, तो ये पर्सनलाइजेशन का कितना वो आपने इंपॉर्टेंस देखी जब आप लोगों को पर्सनलाइज सर्विस डिजाइन करने के लिए स्टार्टअप्स को किस तरह की आप यूफोन के अपने एक्सपीरियंस से 2-3 टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर्सनलाइज इट्स अ ह्यूमन नेचर। जब भी आपको कहीं पे कोई भी पर्सनलाइज कोई भी एक इंटरेक्शन या कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगी, यू विल ऑलवेज फील बेटर, यू विल ऑलवेज फील डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव। तो यूफोन के केस में हमारे पास सर्विसेज बिल्कुल हमने शुरू में कुछ सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टअप्स के लिए दैट इज टू नो देयर कस्टमर्स। जब भी आप मार्केट में जाएं विद अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू सर्विस फॉर यू, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो एग्जैक्टली व्हाट योर कस्टमर्स आर, हु दे आर, व्हाट देयर डायनामिक्स आर, व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर। यूजुअली हमारी जो सर्विस होती है या प्रोडक्ट होती है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। आप आज जितनी भी में जो बाकी पैनलिस्ट हैं या आप भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि आज हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आए, जब तक वी कीप ऑन हम इफ वी डोंट ट्राई टू कीप ऑन इम्प्रूविंग, अगर हम उसे इम्प्रूव ना करते जाएं या उसके अंदर इनोवेशन ना लाएं या विद द टाइम एंड पैसेज उसको एज इट इज चलने दें, तो एक टाइम आता है जब उसकी लाइफ मुकम्मल हो जाती है, तो लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट या चीज भी खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो उनको कोई नई चीज चाहिए होती है। फॉर स्टार्टअप्स मैंने जो चीज देखी है, बिकॉज आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स आल्सो फॉर द स्टूडेंट काउंसलिंग एंड फॉर द डिफरेंट करियर काउंसलिंग एस्पेक्ट्स, तो मुझे जो चीज लगती है वो ये है कि जब भी स्टार्टअप्स आते हैं उनकी वो एक नॉर्मली एक ओवर एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट के अंदर उनसे। वो एक लगता ये है कि यू नो दे हैव द सॉल्यूशन, बिकॉज यू नो वंस दे कम इन द मार्केट तो उनके पास एक प्लान होता है। उस प्लान से जब वो आते हैं तो थोड़े अरसे के बाद जब कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आती है या कोई भी ऐसी चीज आती है, तो उसके अंदर उनका हैंडलिंग जो है वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि समटाइम्स यू नो वी हैव आल्सो सीन स्टार्टअप्स फेलिंग आल्सो, और वो फिर जितने अग्रेसिवली मार्केट में आते हैं वो उतना अग्रेसिवली उस मार्केट से चले भी जाते हैं। तो मेरा जो एक वो है वो ये है कि जैसे यूफोन में यस यूफोन इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बट यूफोन ने भी कहीं स्टार्ट किया था आज से यू नो 15-18 साल पहले। तो अब वहां पे जो शुरू के 2-3 साल हैं वो तो आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल करती होती है। तो सिस्टम्स जब आप डेवलप करें तो आप सिस्टम डेवलप करें इस तरीके से कि जब आप एक्सपैंड कर रहे हो अपना बिजनेस, तो वो सिस्टम उस एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करे। उस कस्टमर की पर्सनलाइजेशन, जब आपके पास 20 कस्टमर है तो उसको पर्सनलाइजेशन देना एक आसान बात होगी, बट जब वो 20,000 हो जाएगा और 20 लाख हो जाएगा, तो मार्केट में आपकी जो रेपुटेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या आपकी स्टार्टअप की या आपकी कंपनी की, वो तो विल रिमेन द सेम। मैं अगर एक एक्सपेक्टेशन आज रखती हूँ तो वो एक्सपेक्टेशन मेरी 3 साल बाद बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। तो अगर आप आज मुझे पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे रहे हैं और आप मुझे 3 साल बाद पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देना बंद कर देंगे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन को आप कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। तो स्टार्टअप्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टू कीप द रियलिस्टिक अप्रोच, कि डू नॉट रेज द एक्सपेक्टेशन मोर देन दे कैन हैंडल, एंड दिस इज फॉर द सेम हमारे लिए भी है, बट द डिफरेंस इज के ऑब्वियसली बजट्स का कैश फ्लो का फर्क होता है। यस, जहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एजिलिटी का डिफरेंस होता है, वहीं पे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सेफ जोन में भी होती हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू चल रही होती हैं, और वो जो क्राइसिस भी होती है या कोई भी ऐसा रिस्क होता है तो उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे लोग और रिसोर्सेज होते हैं। स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। if there is a situation that comes where you have to deal with the situation, मतलब with the crisis, तो फिर आपके वही लोग हैं जो हर तरह के चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में आप उसको हैंडल करते हैं। सो व्हाट आई थिंक इज कि यू नो एक एक्सपेक्टेशन मैनेज करें उसी उतना ही रियलिस्टिकली जितना कि आप जब ग्रो कर रहे हो तो आप उसको साथ साथ बढ़ा अपनी एक्सपेक्टेशन को भी लेके चल रहा हो। ठीक हो गया। तो आप कह रही हैं कि कस्टमर बन तो सकता है, स्टार्टअप्स का जल्दी बन सकता है क्योंकि वो एजाइल है, लेकिन जो उनकी
एक्सपेक्टेशंस है वो भी फिर अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर करनी जरूरी है, बजाय कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बना दें और डिलीवर ना करें, क्योंकि अगर अदरवाइज आप ये नहीं करेंगे तो आप शायद उस बैकलैश को बर्दाश्त ना कर सकें, जो कि यूफोन या किसी बड़े इदारे में जो मैकेनिज्म बने हुए हैं, तो आप कहेंगे स्टार्टअप्स के केस में शायद वो मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। थैंक यू अमारा, राइट, थैंक यू अमारा फॉर दिस इनसाइट। अच्छा, एक मसला ये है कि देखिए हम स्टार्टअप्स काफी सारे लोगों से यहाँ पे NIC लाहौर में भी बात करते हैं, बाकी भी बात करते हैं, हम स्टार्टअप से पूछते हैं कि आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, आपका कस्टमर खुश है, सब लोगों को एक गुमान होता है कि कस्टमर तो हमारे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, बड़े खुश हैं, जब भी हम फोन करते हैं बड़े अच्छे से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं तो दोबारा ऑर्डर क्यों नहीं करते, अभी वापस आपके पास क्यों नहीं आते। तो दैट ब्रिंग्स मी टू दिस के पैमाना क्या है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को जांचने का? क्या फोन उठाए, बड़ा अच्छा सलाम दुआ हो, तो क्या वो होता है? तो ये आप लोग के इदारे में मैट्रिक्स क्या होती हैं कि देखने के लिए कि मैं उबर का कस्टमर हूँ या स्विवल का हूँ? सिर्फ कस्टमर्स के डेटाबेस में होना काफी नहीं है, क्यों मैट्रिक्स आप लोग को यूज करते हैं कि टू मेजर इफ आई एम अ सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ योर स्टार्टअप और योर ऑर्गेनाइजेशन? कोई भी सवाल से शुरू कर सकते हैं, अगर आप सब लोग इसका जवाब बिल्कुल करते हैं। मैं अगर आपको यूफोन के पर्सपेक्टिव से बताऊं, हमारा एक सिस्टम बहुत सारे लोगों को जिन्होंने टेलको में भी काम किया है, विच इज नेक्स्ट बेस्ट एक्शन। तो एक सिस्टम है जो कि कस्टमर के ट्रेंड्स को, उनके बाइंग ट्रेंड्स को, उनके यूजेज ट्रेंड्स को देख रहा होता है। ठीक है, अगर आप एक कस्टमर है जिसके बाइंग कैपेसिटी ही फॉर एग्जांपल एक सर्टेन अमाउंट है, और आप एक सर्टेन टाइम के बाद जो प्रोडक्ट लेके आ रहे होते हैं वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है या उसकी रेंज से बाहर है, या आपका जो जैसे अभी हमने पर्सनलाइजेशन की बात की, इसी तरह कस्टमाइजेशन की भी बात है, या इसी तरीके से एक टारगेटेड मार्केट या एक नीश को टैप करने की भी बात है। तो आपको जो कस्टमर के यूजेज ट्रेंड्स हैं या जो आपकी अपनी परफॉर्मेंस है, देखिए अपनी परफॉर्मेंस में ना अगर KPIs, बिकॉज आई मैनेज क्वालिटी मैनेजमेंट एंड KPIs एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड सारा कुछ, तो उसमें अक्सर मैं अपनी टीम से पूछती हूँ कभी कि ये 99.9% हमने कैसे अचीव कर लिया। अब 99.9 अचीव करना, मैनेजमेंट को दिखाना, अपने आप को तसल्ली से घर जाके सो जाना तो बड़ा अच्छा लगता है, बट अगर आप वो 0.1% कस्टमर को भी इग्नोर करें और अगर उसका चंक बहुत बड़ा है, तो कल को वही आपका जो है वो प्रॉब्लम बन जाता है आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए। और फॉर द स्टार्टअप सो आई थिंक इट्स इवन मोर क्रिटिकल, बिकॉज कस्टमर्स हैं ही लिमिटेड। आपने एक दफा एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा वो नहीं ले रहे हैं, तो वेदर आपकी सर्विस, देखें इट्स अ कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो और सर्विस अच्छी ना हो तो भी लोग वापस नहीं आते, सर्विस बहुत अच्छी हो और प्रोडक्ट अच्छी ना हो तो भी लोग वापस नहीं आए। तो आपका जो एक रियलिस्टिक बैलेंस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इस पूरी चीज के अंदर जो कस्टमर है, नोइंग योर कस्टमर इज वेरी। ठीक हो गया, तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्रोडक्ट और सर्विस का जो बैलेंस है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर एक खराब हो जाएगा तो फिर दूसरा लाइफ होगी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, जी, थैंक वो यू। दूसरे के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी, थैंक्स। इमाद? हाँ जी, आई थिंक एट फूड पांडा हमारा एक तो व्हेनेवर यू ऑर्डर, तो उसके बाद देयर इज अ स्केल दैट शोज अप कि जी आपको हम 4-5 चीजें मेजर कर रहे होते हैं आफ्टर एवरी ऑर्डर, कि आपको खाना कैसा लगा, आपकी पैकेजिंग खाने की सही थी, स्पेशली गिवन द सेफ्टी सिचुएशन एंड कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट आया, पैकेजिंग उसकी सही थी, राइडर हमारा वाज प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, डिड ही मिसबिहेव विद यू, उसके कैसे इंटरेक्शन था, टाइमली आपको खाना मिल गया, दैट। तो ये 4 चीजें हम आफ्टर एवरी ऑर्डर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी बेसिस पे बहुत हमें रियल टाइम फीडबैक कस्टमर की मिल रही होती है कि, और एंड वो सारा डेटा हमको रिलेट कर रहे होते हैं कि अगर किसी राइडर के अगेंस्ट कंसेक्यूटिव कंप्लेंट्स आ रही हैं या किसी रेस्टोरेंट के खाने के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो वी वर्क क्लोजली विद द राइडर और विद द रेस्टोरेंट पार्टनर टू ऑप्टिमाइज द एक्सपीरियंस। एक और चीज जो हम करते हैं वो हम हर पॉइंट पे डेटा कैप्चर कर रहे होते हैं विद इन द ऐप, कि जब आप पहले पेज पे गए आपको सारे रेस्टोरेंट्स नजर आ रहे हैं, आपने एक रेस्टोरेंट चूज किया, यू वेंट टू द सेकंड पेज, फिर वो कन्वर्जन हम मेजर कर रहे होते हैं कि किस रेस्टोरेंट के अंदर यू वेंट इनटू द मेन्यू, और इससे हमें पता चलता है कि किस रेस्टोरेंट की डिस्क्रिप्शन और उसकी तस्वीर वगैरह कितनी एंटाइसिंग है, या उसकी चॉइस ऑफ मेन्यू कितनी एंटाइसिंग है कि फॉर द कस्टमर्स टू चूज दैट। फिर अगली कन्वर्जन आती है कि आपने
विद इन द मेन्यू देख के आपने 2 आइटम सिलेक्ट कर लिए, वहां पे भी देयर आर वेज व्हिच वी कैन इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स चॉइस। देन थर्ड कन्वर्जन आती है कि आपने जब ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए हैं, आपके सामने बिल आ रहा है, वहां पे हाउ मेनी पीपल मूव आउट एंड एक्चुअली गो टू द चेकआउट स्टेज। तो वो उससे हमें पता चलता है कि आपकी प्राइसिंग कितनी अच्छी है एक जो आपने मेन्यू में डाला हुआ है। तो ये डिफरेंट डेटा पॉइंट्स वी कैप्चर एंड देन वी वर्क क्लोजली विद द रेस्टोरेंट्स in terms of improving based on customer feedback. अच्छा, तो यहाँ पे एक और फिर हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के एनालिटिक्स को कैसे कर सकते हैं, वेब के एनालिटिक्स। तो आप वो देख रहे होते हैं और आप उसको ना सिर्फ देख रहे होते हैं बल्कि उसे बिजनेस सेंस भी बना रहे होते हैं। और अगर तो जो हमारी ऑडियंस है उसको they need to realize कि now technology has become much more powerful and अगर आपको डाटा साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है कोई बुनियादी फैसले लेने के लिए या एनालिटिक्स, all you need to do is look into this data again and again and again and consider your business context. So sir, thank you very much for this insight. Just one more comment there कि देखें, जैसा मैंने पहले बात की, एक तो कस्टमर का फीडबैक है जो कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो तो देयर इज सो मच दैट द कस्टमर सेज, राइट, बट देन देयर आर अदर मेट्रिक्स जो कि कस्टमर शायद बोल नहीं रहा होता, लेकिन द टाइम दैट ही स्पेंड्स ऑन द ऐप, द टाइम दैट ही स्पेंड्स ट्रैवर्सिंग डिफरेंट स्टेजेस विद इन द ऐप, उसकी कन्वर्जन, वो आपके सिग्नल्स, वो भी मैसेजेस दे रहे होते हैं। इट्स नॉट रियली वॉइस ऑफ कस्टमर एज सच, बट हिज पैटर्न टेल्स यू एंड हेल्प्स यू आइडेंटिफाई कि व्हाट इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट रिलेशनशिप। ठीक हो गया जी, ऑल राइट, थैंक यू जी। कोई और इनपुट इसमें देना चाहें? सही, हमारे पास सिविल में क्या होता है कि हम लोग कस्टमर मैट्रिक्स तो हाई लेवल पे ट्रैक करते हैं, जैसे हमारा एनपीएस हो गया, कितने ज्यादा लोग हमें प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ हमारा सीसैट हो गया। सीसैट एक वाइज ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम लोग बहुत क्लोजली इसको स्क्रूटनाइज करते हैं। मतलब कोई एक कस्टमर भी हमें अगर डी सैट स्कोर देता है तो हमारी टीम उसको फोन करती है, पूछती है कि आपकी सर्विस में क्या मसला था, हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। उसके साथ साथ कैप्टन जो हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है बिजनेस का, वो हमारा एक्सपीरियंस ड्राइव कर रहा होता है, क्योंकि एक कैप्टन की गाड़ी में तकरीबन 10 से 13 लोग भी बैठ सकते हैं, और अगर उसका इंटरेक्शन कस्टमर के साथ अच्छा नहीं होता तो मतलब इट्स अ वेरी बैड प्लेस फॉर अस टू बी इन। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैप्टन्स को बहुत लाइव टाइम पे ट्रैक करते हैं। हमारे पास इनराइट टीम्स है हर शहर के अंदर जो कि कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही होती हैं। कैप्टन की ट्रेनिंग के ऊपर खास काम किया जाता है, उसकी रिटेंशन के ऊपर काम किया जाता है, और उसके साथ साथ जैसे ही राइड खत्म होती है तो हमारे पास लो रेटिंग का भी एक ऑप्शन आ जाता है। अब हमारा टारगेट बड़ा अग्रेसिव होता है राइड हेलिंग के अंदर। हम लोग कहते हैं कि हमारा एटलीस्ट 4.5 स्टार से अबव होनी चाहिए हमारी एवरेज रेटिंग हर शहर की। और अगर वो कहीं पे भी गिरती है, किसी कैप्टन के खिलाफ अगर दूसरी तीसरी कंप्लेन अगर नेगेटिव आ जाती है या 2 स्टार बिलो आ जाती है, 3 स्टार बिलो आ जाती है, तो हमारी बीपीओ टीम उस कस्टमर से कांटेक्ट करती है, उससे मजीद इंसाइट्स लेती है, और उस इंसाइट्स को लेते हुए हम लोग उसको अगले दिन बुलाते हैं अपने ऑफिस में, और उसकी दोबारा से एक रीसेशन होता है, उसकी दोबारा से रीट्रेनिंग होती है, और फिर उस राइड के अंदर हम लोग दोबारा से अपना क्यूसी बिठाते हैं ताकि मेक श्योर कर सकें कि जो इशू एक कस्टमर के साथ हुआ था वो आइंदा 2 कस्टमर्स, 3 कस्टमर्स या 4 कस्टमर्स के साथ ना हो। क्योंकि मास ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका एक कैप्टन आपके 13 कस्टमर्स का सी साइड जो ना अफेक्ट कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ हम लोग को बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी होती है, और हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग को बहुत ड्रिल डाउन करना पड़ता है, डीप डाइव होकर देखना पड़ता है। ठीक हो गया जी, ऑलराइट। रजा, आप कुछ कह रहे थे? जी, यही भी बता रहा था कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेंस्ट द लास्ट सर्विस ऑफ द कस्टमर दैट ही कस्टमर यूज्ड, एक कस्टमर ने जैसे कोई भी ऑर्डर प्लेस किया तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास जैसे एक टीम है वॉइस ऑफ कस्टमर। उनका पर्टिकुलरली काम ही यही है कि वो कस्टमर से रब्ता करते थ्रू दी एनपीएस। एक एनपीएस बेसिकली वो देखते हैं क्या कंडक्ट किया जाता है एनपीएस के, उसमें हमें पता चलता है कि आए जो कस्टमर हमारा है वो हमारा पैसिव है या डिट्रैक्टर तो नहीं, कि हमारे मतलब कस्टमर्स को बैड वर्ड्स ऑफ माउथ तो नहीं है, या हमारा प्रोमोटर है कि आया वो अपनी दोबारा से सर्विस यूज भी करेगा, और सेकेंडली क्या वो आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेफर भी करेगा। और इन केस अगर उसके पास अगर वो डिट्रैक्टर भी है और उसके पास सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है तो हमारी जो टीम है वो जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन उनसे रब्ता करती है, उनसे पूछा जाता है कि क्या चीज़ है। और ये चीज़ जो होती है, ये जो कंप्लीट एक एनपीएस कंडक्ट होता है वो ये इसकी जो पूरी जो क्या कहते हैं सेगमेंटेशन है वो इस तरह से होती है कि ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तक इसको हम अपने पास मॉनिटर करते हैं कि कस्टमर के पास किस स्टेप पे कस्टमर को क्या प्रॉब्लम रहा है। अगर ऑर्डर प्लेसमेंट में फॉर एग्जांपल इशू था, या चेकआउट के ऊपर इशू था, या ऑर्डर डिलीवरी में इशू था, या वेंडर साइड से कोई प्रॉब्लम थी कि डिलीवरी हुई है या आइटम देर से आया है, तो इस तरह।
तो ये हमारे पास एक अच्छा एक हम लोग इसको वो करते हैं, अपने पास मॉनिटर करते हैं, जो ऑब्वियसली अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इसको मॉनिटर कर रही होती है ताकि उसको अपने कस्टमर्स को खास करके, क्योंकि ये जो एक टूल है वो आपने वो भी ये एज अ रिटेंशन के तौर पे भी आपका इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली देखिए न्यू कस्टमर तो आप एक्वायर कर लेते हो, न्यू कस्टमर आ भी जाते हैं, मगर वही कस्टमर दोबारा आपके पास पलट के आते हैं, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है एक्विजिशन की उसको भी आपको रिटेन रखनी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो वन टाइम अगर आपके कस्टमर है आके परचेस करके चला जाता है तो यू नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट, और इसमें जो है वो आपका एक तरह से देखा जाए तो आप लॉस ही बियर कर रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास हम कस्टमर से फीडबैक लेके हम कस्टमर को एज अ रिटेंशनशिप के तौर पे भी यूज कर रहे होते हैं कि इस टूल को, और कस्टमर को रिटेन रखते हैं अपने पास, और कस्टमर भी सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि कस्टमर भी चाहता है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए और उसका फीडबैक लिया जाए, और ये हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इसको अपने पास अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव भी करें। ठीक हो गया जी। ई कॉमर्स एक्चुअली एक काफी इम्पोर्टेंट एरिया है, और इस पे हम दोबारा भी थोड़ी डिस्कशन जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे हमारे भी जो ऑडियंस है वो दे आर आल्सो रनिंग सम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज वेल, सो वी विल डेफिनेटली कम बैक टू इट। जी इब्रार। आई थिंक मैं जो इमाद और सईद जो बात कर रहे थे, आई थिंक मोर और लेस उबर में भी वही सिस्टम्स हैं इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग के कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं। एक जो चीज़ खाली मैं एडिशनल ऐड करना चाह रहा था वो ये है कि एक जो चीज़ जो जिसपे उबर काफ़ी फोकस करता है कस्टमर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये देखते हैं कि ऑफ जितने हमारे टोटल ट्रिप्स होते हैं उनमें से कितने ट्रिप्स जो हैं वो एक्चुअली सपोर्ट टिकट्स, यानी कि जब कोई हमारा राइडर या ड्राइवर हेल्प के लिए रीच आउट करता है वो क्या परसेंटेज होती है। उससे हम इन्फर ये करने की कोशिश करते हैं कि अगर तो ट्रिप स्मूथ है और हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब है कि जो ट्रिप एक्सपीरियंस था वो अच्छा था दोनों के लिए, राइडर ड्राइवर के लिए। अगर आपको सपोर्ट की टिकट पड़ती है तो वो हम एक तरह का एक नेगेटिव एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, और फिर उसके पीछे हम पूरा एक प्रोसेस रन करते हैं जहाँ पे हम ट्रैक करते हैं कि जी हर इशू के ऊपर कितने हमारे पास टिकट्स आए, कौन से इश्यूज हैं जो बढ़ रहे हैं, कौन से इश्यूज हैं जो कम जो हो रहे हैं, और फिर उसके ऊपर आप बहुत शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेते हैं कि जी अगर तो ये प्रोडक्ट फिक्स है तो फिर आप प्रोडक्ट टीम की तरफ वो फनल करते हैं, अगर कोई प्रोसेस फिक्स है तो वो आप खुद कर लेते हैं, अगर कोई कम्युनिकेशन एजुकेशन का मसला है वो भी आप खुद हैंडल करते हैं। सो इस तरह मल्टी टीयर्ड एक जो है ना वो आप सपोर्ट के एंगल से देखते हैं कि क्या कहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारे पास। ठीक हो गया जी। सो आप लोग के सिस्टम्स ऑलरेडी डिफाइंड अब हो चुके हुए हैं, आप लोग उस पर रिलाई करते हैं, और चूंकि आप लोगों ने एक्सपीरियंस से देखा उबर को किसी जगह पे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने सिस्टम बनाया और अभी तक वो सिस्टम बाकी फिर जगह पे रेप्लिकेट करें। जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सारी कॉन्वर्सेशन से ये है कि जब आप एक नए शहर में जाते हैं तो आप काफी सारा मैनुअल काम होता है, काफी सारे आपके प्रोसेसेस मैनुअल होते हैं, लेकिन वंस जब वो सिस्टम स्मूथ हो जाता है तो फिर उसके लिए आपके जो प्रोसेसेस हैं दे कम इन प्लेस। मेरा आप सब लोगों से एक सवाल होगा कि जो स्टार्टअप्स हैं, चूंकि वो उस स्टेज पे हैं जहाँ पे जब जिस तरह से आप किसी नए शहर में जाते हैं और मैनुअल प्रोसेस करते हैं, तो इस तरह जो स्टार्टअप्स हैं वो भी उन्होंने आज शुरू किया या कुछ अर्सा पहले शुरू किया, वो भी इस प्रोसेस में है। अगर आपने कोई एक उन्हें एडवाइस करनी हो टू एक्वायर कस्टमर्स एक्विजिशन पे, तो वो एक एडवाइस क्या होगी जो आप स्टार्टअप्स को करना चाहेंगे? रजा, आपकी आवाज, माइक आपका मेरे ख्याल में अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको आवाज? जी जी। अच्छा, एक एडवाइस जो मैं यहाँ पे मतलब कस्टमर न्यू स्टार्टअप्स को देना चाहूँगा वो ये कि कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको हाई ना करें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि न्यू स्टार्टअप होता है, फंडिंग्स भी अवेलेबल होती है, इन्वेस्टमेंट्स भी होती है, तो कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई कर दी जाती है। अक्सर औकात हमने ये भी देखा है न्यू स्टार्टअप में कि वो फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कर दी जाती है या बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, या और इसके अलावा कंपनी अपने डिस्काउंट्स भी खुद भी लगाती है और तमाम चीज़ें, जिससे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। डाउन द लाइन होता क्या है कस्टमर के पास जब ऑब्वियसली क्योंकि जो भी स्टार्टअप आता है देयर अल्टीमेट गोल इज टू मेक मनी एंड अर्न प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट अर्न करने की सिचुएशन में जब आते हैं और अपनी सर्विसेज के रेट्स या जो रिवाइज किए जाते हैं तो उस पर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हर्ट होती है।
और फिर कस्टमर अपने आप को ऑब्वियसली देखिए, स्टार्टअप के पास ऑप्शन नहीं है कि स्टार्टअप तो अपने पास उनको तो कस्टमर्स चाहिए, मगर एज अ कस्टमर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप एक नहीं तो दूसरी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। कंपटीटर आप बहुत से कंपटीटर्स हैं अब आपके पास, तो कस्टमर के पास ऑप्शन है, तो कस्टमर के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। वो वहाँ स्टार्टअप के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि वो कस्टमर को अपने पास फिर मजीद उसको आगे रिटेन कैसे रखें। तो एक एक्सपेक्टेशन मेरी एडवाइस ये कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई ना करें। ठीक है, डिस्काउंट इज गुड और होने भी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ ग्रेड भी वो देखता है कि हमें क्या प्राइसेस मिल रहे हैं कंपटीटर के मुकाबले में, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई ना करें। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, जो हमने शुरू में भी बात की थी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट। जी सही, थोड़ा सा मैं इससे थोड़ा अग्री नहीं करूंगा इस बात से। मुझे ये लगता है कि कंपेटिटर्स तो बहुत आते जाएंगे आपकी मार्केट में, मगर आपको ये मेंटेन करना है कि आप जब भी आप किसी नई मार्केट में जा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब इट शुड बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरा ये मानना है। और मुझे लगता है कि जब भी हम नई मार्केट में जाते हैं, हम लोग हमेशा ये काम करते हैं। शुरू में हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर्स को गाड़ी में हम लोग नंबर्स भी लिख देते हैं, ताकि अभी कस्टमर का अर्ली फेज है, अडॉप्शन फेज है, उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसको बताना है कि सिविल जो है ना मास ट्रांसपोर्ट है, आपके इससे पैसे बच रहे हैं, कन्वीनियंट है, आप ठंडी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। हमने सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी काम किया है। ठीक है, हमने डिफरेंट कंपनीज के साथ पार्टनर किया हुआ है। तो ये सारी सहूलतें अगर आप कस्टमर को नहीं बताएंगे और अगर आप उसको मुस्तकिल नहीं देते रहेंगे डिफरेंट अंदाज से, तो मुझे नहीं लगता एक दिन आप भी फिर इस तरह ऑब्सोलीट हो जाएंगे। इस तरह प्रोमोस भी होते हैं, टारगेटेड प्रोमोस। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कंपनी खास तौर पे मेरा नाम लिख के एसएमएस करती है, मुझे बोलती है कि सईद आपके लिए खास तौर पे हमने 30% 20% डिस्काउंट दिया, जैसे कि आजकल फूड पांडा का कैंपेन चल रहा है रमजान डील के ऊपर। मतलब ये सारी नई नई इनोवेटिव चीजें हैं जो आपके मुस्तकिल कंपनीज को ड्राइव करती रहनी चाहिए, कन्वर्ट करती रहनी चाहिए कस्टमर्स को, और मेक श्योर करती रहनी चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस जो गाड़ी में बैठने का है ना, वो टॉप नॉच है। हम लोग अभी भी अपने कस्टमर्स को बताते हैं, जैसे हमने एक सेफ्टी कंपनी के साथ काम किया, इट्स द ओनली प्राइवेट 911 कंपनी मुहाफिज, और हम बार बार अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि आप हमारी गाड़ी में बैठ कर तो जा रहे हैं, हमें पता है कि हालात इतने अच्छे नहीं है बाहर, मगर ये हमारी कंपनी है मुहाफिज और ये हमारे साथ काम करिए ताकि हम लोग मिल के काम करें और आपकी जो राइड हो वो बहुत सेफ तरह से एग्जीक्यूट करें हम लोग। तो ये इस तरह के नए इनिशिएटिव्स जो है कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते रहने चाहिए, अपने आप को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते रहना चाहिए, ताकि आप कस्टमर्स की जिंदगी आसान बनाएं। सही, जो मुझे आपकी बात से जो मैं आपकी बात से सोच रहा हूँ, सो आपने कहीं इसमें कैपिटल का जिक्र नहीं किया कि बहुत हाई कैपिटल इन चीजों के लिए चाहिए। आई मीन आप उन्हें अगर उनका नाम किसी का ले रहे हैं या उन्हें थोड़ी सी पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, तो दीज आर वेरी इनएक्सपेंसिव टैक्टिक्स जो कि आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। स्विवल का हम देखें तो दैट इज अ फंडेड स्टार्टअप, लेकिन आप थोड़ी सी एक मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा महंगी स्ट्रैटेजीज नहीं बता रहे जो कि स्टार्टअप्स बड़े आराम से अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपको यू स्टार्ट स्मॉल एंड देन यू गेट द बॉल रोलिंग एंड देन उसके बाद फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अभी हम लोग चैटबॉट्स लेके आना चाह रहे हैं अपनी ऐप के ऊपर। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स उसको लाइव तौर पे आंसर्स मिले, जिस तरह के ऊबर का प्लेटफॉर्म है, जिस तरह करीम का प्लेटफॉर्म है, इट्स वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो हमारा अभी तो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम तो ये हम कस्टमर्स को वादा करते हैं कि आप कोई भी टिकट आएगी तो हम आपको 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर फॉरन उसको रिस्पॉन्स करेंगे, और 1 घंटे के अंदर आपकी जो भी इश्यूज होंगे टेक रिलेटेड हो, प्रोडक्ट रिलेटेड हो, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। इस तरह हम चैटबॉट की तरफ जाना चाहते हैं। हम कस्टमर से कहना चाहते हैं कि आप हमसे बात करेंगे, हम फौरन आपका मसला सुनेंगे और हम फौरन इसको रिजॉल्व करेंगे। इसी तरह कैप्टन साइड पोर्टल भी है। अभी हमारे कैप्टन हमें फोन करके बताता है कि हमारे साथ ये मसले आ रहे हैं, और ये क्या है कि ये एडिशनल कॉस्ट है, एडिशनल बर्डन है, इसको किस तरह कम कर सकते हैं, इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, कैप्टन को सिखा सकते हैं, पोर्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि इसको हर चीज़ को हम लोग टेक की तरफ लेके जाएं और ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएं, जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस खराब ना हो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी हमारा कुछ कह जी, आई थिंक ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं ये अपनी अपनी जगह ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ऑल्सो, बिकॉज आप ये देखें कई दफा ये होता है, जैसे इन्होंने सही में बात की, जैसे स्वेल है, अगर आप कस्टमर को कोई भी चीज उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं तो आपको फिर उसकी एक्सपेक्टेशन मैनेज भी करनी है।
अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आप सिस्टम्स को ऑटोमेट करें, आप अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करते जाएं और फिर साथ साथ आप कस्टमर को ऑफर करते जाएं, तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा देंगे, नॉर्मली ऐसा तब होता है जैसे फर्स्ट टाइम व्हेन देयर इज समबडी इन द मार्केट, तो उसको जब कोई कॉपी करता है या उसकी स्ट्रैटेजी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, तो उनके पास वो स्ट्रैटेजी या वो प्लान नहीं होता जो कि एक जो फर्स्ट वन बीइंग द फर्स्ट वन इन द मार्केट, जो फर्स्ट कंपनी लेके आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो जाता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स या बहुत सारे लोग जो कॉपी करने जाएंगे या रेप्लिकेट करने जाएंगे, वो अपनी एक्सपेक्टेशन तो बढ़ा देंगे कस्टमर की, बट वो उसको उस तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे जो कि ओरिजिनली एक कंपनी कर रही हो। इसके अलावा जो कस्टमर का है एक्विजिशन का या अदरवाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि आप जो भी आपका कस्टमर है उसको जानना या उसकी जो एक्सपेक्टेशन मैनेज करना है वो तो एक अलग बात है, या आप उसे कितना डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी आपको साथ साथ अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर एंड रैपिडली चेंजिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस विद देयर नीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एनपीएस की बात की, परफॉर्मेंस की बात की सबने। Yes, these are the key things, these are the key tools that every organization, bigger and smaller, they are using it. ये नहीं है कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो आप किस स्केल पे करेंगे या आप बड़ी हैं तो आप। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि डू नॉट कीप अ रिएक्टिव अप्रोच टू योर कस्टमर फीडबैक। You have to be proactively checking your customers, their feelings, their experience about your product and service. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी नॉर्मली जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी ये गलती करती हैं कि हम रिएक्टिव अप्रोच पे जाते हैं, हम कंप्लेंट पे जाते हैं। अगर कंप्लेंट आएगी तो हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे, अगर इशू आएगा तो हम उसे देख लेंगे। अगर आप प्रोएक्टिवली अपने रिस्क को, अपने कंपैटिटर्स को, अपनी मार्केट को मेजर करते जाएं और ये देखते जाएं कि आने वाले टाइम में या इवन इन द करंट सिचुएशन व्हाट कैन बी द रिस्क एंड व्हाट कैन बी द कंस्ट्रेंट इन द टाइम्स टू कम, तो आप काफी सारे इश्यूज से बच सकते हैं। So keep your approach as a startup. I would suggest that they have to keep your approach proactive rather than reactive. ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करती है। बीइंग अ क्वालिटी एक्सपर्ट आई कैन से दिस थिंग कि ये बहुत ज्यादा सारे प्रॉब्लम से आपको सेव कर लेती है। तो जो बात अभी दोनों ने कही है, ये दोनों बातें अपनी जगह ठीक है कि एक्सपेक्टेशन को जो उन्होंने कहा कि आप इतनी ना कर दें कि आपसे मैनेज ना हो। हाँ, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप जरूर करें, क्यों नहीं। कस्टमर को और क्या चाहिए, कस्टमर को यही तो चाहिए, कस्टमर को पर्सनलाइजेशन चाहिए, उसको एक अच्छा अब आप उसके कितना कॉस्ट इफेक्टिव देते हैं कि आप अपनी कंपनी पे उसकी कॉस्ट को किस तरह कंट्रोल करते हैं या उसको बर्डन नहीं करते हैं, ये अब हमारे पे है कि हम कितना इनोवेटिवली सिस्टमैटिकली इसको ऑफर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, राइट। सो मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए पॉज लेके एक सवाल है जो कि मेरे ख्याल में काफी सारे लोगों के ज़हन में आ रहा होगा, और उसका जवाब जो लोग स्टार्टअप्स की इंडस्ट्री में काफी अरसे से उनको तो इसका शायद जवाब का अंदाजा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद इसमें कंफ्यूजन हो, और अगर आप में से कोई एक भी आंसर करते तो दैट आई गेस दैट शुड बी फाइन। सो सवाल ये कि अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सारी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और फूड पैंडा और स्विवल और ऊबर अगर इनके कस्टमर ज्यादातर लार्जली सेटिस्फाइड हैं इसलिए लोग ग्रो करें, तो अभी तक लॉस में क्यों है आप लोग? क्या एक्सपेंशन की वजह है इसकी, या सो अगर कोई एक भी आंसर कर दे तो आई थिंक कि शायद वो सब लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। आई थिंक आई कैन टेक दैट वन। आई थिंक पाकिस्तान को जब हम देखते हैं ना, इट्स क्या 220 मिलियन इज द पॉपुलेशन, जिसमें अगर हम सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद भी देखें तो तकरीबन क्लोज टू 50 मिलियन की पॉपुलेशन सिर्फ इन 3 शहरों के अंदर रहती है। फूड पांडा के इस वक्त जो एक्टिव कस्टमर्स हैं ऑन जो वो तकरीबन क्लोज टू 1 मिलियन है, जो कि हर वीक या उस ड्यूरेशन में हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग, and we really need to penetrate deeper into not just Karachi or Islamabad but also to other parts of the country, which is why it's an investment phase for us. We are investing in acquiring new customers, we are investing in growing the business, and which is why yes, we are not really entirely profitable at this point in time, but that's a cautious decision that we have made. ठीक हो गया, all right. So ठीक है, कुछ और भी सवाल है जो कि मुझे लगता है कि 2 लड़ाई कराने वाले सवाल भी हैं कि अगर उबर और करीम है और अब स्विवल भी आ गई है तो कस्टमर्स कैसे रिटेन करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो पूछ रहे हैं उन्हें भी शायद थोड़ा बहुत अंदाजा, लेकिन चलें इसको अगर आखिर में टाइम मिला तो इस तरह के
हम जरूर ऐसे लड़ाई कराने वाले सवाल पूछेंगे ताकि थोड़ा सा मसाला ऐड किया जा सके कॉन्वर्सेशन में। उबर ने करीम को रहने ही नहीं दिया, अब तो उबर और करीम एक ही है। सही। हमारा कल मुदस्सिर शेखा ने हमें ज्वाइन करना है, तो मेरे ख्याल में आप ये सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं कि कुछ इस तरह के सवालात आए हो कि सो या ठीक हो गया जी। मेरा so I just want to Ibrar और सईद, I just wanted to put you in a situation. So अभी तो हमें पता है उबर भी है और आप कह रहे हैं कि करीम भी है, स्विवल भी है। आपने एक जगह पे, अगर जब आप लोग पाकिस्तान आए थे और इस तरह की कोई चीज नहीं थी, तो इनिशियली कस्टमर्स उस टाइम लेने के लिए, तो एक तो चीज है कि हमें पता है कि उबर के पास काफी सारा पैसा था, उबर ने पैसा लगाया, वो पैसे का अच्छा नतीजा आया, कैप्टन्स को किया। कस्टमर्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किसी ऐसी प्रोडक्ट की जब आप जाते हैं मार्केट में, तो वो अगरचे सवाल मार्केटिंग और सेल्स वालों से भी पूछा जाना चाहिए, बट जब हम कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और सब चीजें बात करते हैं तो तकरीबन एक बॉर्डर लाइन सवाल है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हैं इस तरह की एक अननोन मार्केट में जहाँ पे कस्टमर्स को भी नहीं पता, प्रोडक्ट भी पहले से कोई टेस्टेड नहीं है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं है, तो कोई एक दो स्ट्रेटेजीज या टिप्स शेयर कर सकते हैं? Definitely. So जब Civil आया था, Civil has been operating in Egypt by the way for the past 5 years. ठीक है, तो हम लोग ने जब कायरो की मार्केट देखी तो हमें अंदाजा हुआ कि कायरो की मार्केट और कराची की मार्केट काफी सिमिलर है। तो बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस वो थी जो हम लोग वहाँ से लेके आए। फिर हम लोग जब हमने जब लाहौर सबसे पहले लॉन्च किया था, उसके बाद हमने कराची लॉन्च किया, फिर इस्लामाबाद लॉन्च किया, तो हमारा ब्लिट्स कैंपेन हमने किया था बेसिकली प्राइस पॉइंट के ऊपर। हमने क्या किया था कि हमने कहा था पहले कस्टमर्स को जो है ना लेकर आओ, मतलब उनको बोलो कि ये हमारी बसेस हैं, ये इस तरह ऑपरेट करती हैं, इस तरह आप अपनी राइड्स बुक कर सकती हैं। तो शुरू में हमारा प्रोमो होता था कि आपको पहले की 5 राइड्स फ्री मिलेंगी। पहले हमारी सारी राइड्स 20 रुपए की होती थी, 50 रुपए की होती थी। तो हमारी कंपनी ने वो वाली स्ट्रैटेजी अपनाई कि लो प्राइस पॉइंट के साथ हम लोग मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और फिर कस्टमर्स को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करते हैं और फिर टारगेटेड प्रोमोस के साथ जो है ना हम लोग कस्टमर्स को आगे लेके चलते हैं। ऑब्वियसली जो इनिशियल प्राइस पॉइंट जो हमारा था वो एक इंट्रोडक्टरी प्राइस पॉइंट था। उस वक्त हम लोग चाहते थे कि कस्टमर्स विल यूज करना शुरू करें, उनको अंदाजा हो कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह काम करता है, जिसकी वजह से आज तक हमें बहुत ज्यादा बैकलैश मिलता है कि हमने अपनी प्राइसेस किस तरह इतनी ज्यादा बढ़ा दी ओवर सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग ने बेसिकली जो ना ब्लिट्स किया था, हमने ये वाली प्राइस पॉइंट को लेते हुए हमने इसको अपनी एडवांटेज की तरह खेला था। और हमें पता था कि जब करीम का ऊबर का एवरेज ट्रिप फेयर ही 300 साढ़े 300 रुपये होता है, तो हम लोग किस तरह कस्टमर्स को लेके आ सकते हैं और किस तरह हम लोग उनको फिर बाद में रिटेन कर सकते हैं। तो हमारी वो स्ट्रैटेजी थी, हमने उस वक्त थोड़ा शॉर्ट टर्म सोचा था और हमारे लिए काफी इफेक्टिव प्रूव की थी स्ट्रैटेजी ने। तो आप कह रहे हैं कि प्राइस अगर अंडरकट करें तो ये, और अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल हो तो ये एक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है टू एक्वायर कस्टमर्स इनिशियली? बिल्कुल ठीक। तो स्टार्टअप्स के केस में शायद हम थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें कि बहुत ज्यादा कैपिटल तो नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है जिसकी वजह से आपकी अगर कोई प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अगर आपकी कोई ऐसी स्किल है जिसको यूज करके कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं, तो आपको शायद वो करनी पड़े अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल शुरू में नहीं है। एंड ऑब्वियसली मतलब ये वाली स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी ये थी कि मतलब प्राइस पॉइंट्स बढ़ाना, कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा होता है, कस्टमर्स बहुत ज्यादा हमारे पास चर्न कर जाते हैं। मगर सिविल जब आई थी तो उस वक्त एयरलिफ्ट थी, सही है, और हम दोनों ने एक तरह से सिमिलर टाइम जोन के अंदर लॉन्च किया था। तो एक तो हमारे कंपेटिटर ने भी हमारे साथ बिल्कुल सेम प्राइस पॉइंट्स पे लॉन्च किया हुआ था और हमें अपने आप को पाकिस्तान में तेजी से ग्रो करना था ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फ्लीट होती उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना कैपिटल थोड़ा उसको इकोनॉमिक सेंस के ऊपर लेके आ सकते थे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज थी जो हम लोगों ने उस वक्त यूज़ करी थी। जब हम लोग कोई भी नई मार्केट में जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर्स को पता चल जाए, वो एजुकेट हो जाए कि हाँ मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड तरह से भी मैं सफ़र कर सकता हूँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो शुरू में हम लोग जो आए थे तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होती थी। ठीक हो गया। आई थिंक इसमें मैं सिर्फ एक जो चीज ऐड करना चाहूंगा, सो आई थिंक मोर और लेस प्राइस वाला जो पॉइंट है वो तो आई थिंक जो निहाल ने जो मेंशन किया वो उबर के लिए भी एप्लीकेबल था। आई थिंक पाकिस्तान में भी जब उबर आया था उस वक्त आई थिंक हम कंपेयर कर रहे थे अपनी प्राइसेस जो कि आपके पास नॉर्मल टैक्सी सर्विसेज वगैरह होती हैं। ऑब्वियसली हमारा आइडिया ये था कि उससे कम रखें, बट आई थिंक जो एक जो चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि प्राइसिंग तो एक पार्ट है, बट आई थिंक जो दूसरी जो की चीज़ है वो है आपका जो नेटवर्क इफेक्ट होता है। यानी कि आपने एक रिलेटिवली स्मॉल पहले आपने ऑडियंस को टारगेट किया, उनको अवेयरनेस दी
और उसके बाद आप उन्हीं उस ऑडियंस को ही आप जो है वो इंसेंटिवाइज करें कि वो आगे आपका वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव जो है वो स्प्रेड करें। सो हम बेसिकली जो उबर की की स्पेशली जो राइडर साइड पे जो की, बल्कि ड्राइवर साइड पे भी है, की जो कैंपेन होती है वो होती है इंटरनल रेफरल्स, कि आपको जो है अगर आप राइड कर रहे हैं लेट्स से उबर पे, अगर आप किसी और को रेफर करते हैं तो आपको अगली ट्रिप पे लेट्स से इतना एक्स अमाउंट का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट हम क्रिएट करने के, आई थिंक वो एक काफी पावरफुल टूल है टू मेक श्योर कि आप एक रिलेटिवली स्मॉल पहले सेगमेंट को टारगेट करें, बट एक दफा जब आपने टारगेट कर दिया तो फिर आप उनके पर्सनल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क को किस तरह कैप्चर करें। ठीक हो गया जी, राइट। सो आप कह रहे हैं कि, और ये बात हमने सेल्स में भी की थी, कि एक बार कस्टमर लेना, और स्टार्टअप्स के केस में और भी ट्रिकी, एक बार कस्टमर लेना काफी नहीं है, उसको फिर उसको you need to make sure कि you try to extract value out of them as much as possible। सही। इमाद, हम एक मार्केट प्लेस का भी सवाल ले लेते हैं कि, और उसके बाद I'll ask Raza about customer behavior change and patterns in especially last 5-10 years जब हम e-commerce की बात करें, क्योंकि स्टार्टअप्स में आमतौर पे मार्केट प्लेस के भी स्टार्टअप्स होते हैं, ई-कॉमर्स के भी स्टार्टअप्स होते हैं, तो दोनों सवाल जरूरी हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ग्रोसरी का लेता हूँ, फूड पांडा इज रेस्टोरेंट्स, अगर मैं ग्रोसरी का लेता हूँ, मेरे पास 100 ग्रोसरी स्टोर्स हैं और कस्टमर्स हैं, मैं इनको साइन अप किया, तो जिस तरह से रजा ने शुरू में कहा था कि अब कस्टमर्स तो दोनों ही हैं, अगर आज किसी स्टार्टअप ने एक मार्केट प्लेस बनना हो ग्रोसरी की और कस्टमर्स भी एक्वायर करने हैं, दोनों तरफ करने हैं, हाउ डू यू थिंक दे कैन क्रिएट बैलेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपकी यू हैव टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल चैनल्स। जब आप एक्विजिशन की बात करते हैं, यू शुडंट बी वन हिट वंडर कि आपका एक चैनल मिल गया और आप यू नीड टू डाइवर्सिफाई। आई रियली लाइक व्हाट इब्रार सेड कि रेफरल्स इज द बिग थिंग, जो कि आपको नेटवर्क इफेक्ट्स गेन करने में हेल्प करता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, चाहे आपके वो ग्रोसरी स्टोर्स हैं चाहे वो कस्टमर्स हैं। इफ योर ग्रोसरी स्टोर्स आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस एंड इफ दे आर मेकिंग गुड मनी, वो आगे फिर आपको रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं अपने बाकी नेटवर्क के अंदर। एंड सिमिलरली आपके कस्टमर्स को अगर वैल्यू मिल रही है, इफ दे आर गेटिंग चीप प्रोडक्ट्स या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, तो वो फिर आगे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को फिर वो एक इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो those referrals are the king when you talk about network effects, even in grocery store business। ठीक हो गया जी, सही। तो रजा ये बताइएगा कि ये वो भी वी आर सेइंग, ये वो देयर यू गाइस आर अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। जब आपने शुरू किया था तो उस टाइम कुछ कंज्यूमर पैटर्न्स होंगे और अभी कुछ कंज्यूमर पैटर्न्स हैं, तो हाउ दिस मार्केट, हाउ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर लास्ट 5 or 7 or 10 years? अगर आप कोई 2-3 बड़ी इनसाइट्स अगर कोई हमारे ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स को देना चाहें। आपका माइक रजा म्यूट है। सॉरी। तो पहले तो ये चीज कहना है कि लास्ट 10 इयर्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो ई कॉमर्स पाकिस्तान में बिल्कुल ही आई थिंक ना होने के बराबर था और लोगों को पता भी नहीं था। हाँ, अगर लास्ट 5 इयर्स में हम इसको उठा के देखते हैं कस्टमर बिहेवियर का, तो स्टार्टिंग में तो कस्टमर्स को ये बताना या ये कस्टमर्स के लिए और ये चीज़ मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी कि उन्हें ये चीज़ मतलब समझ ही नहीं थी। आज से 5 साल पहले भी, बल्कि 4 साल का गैप है हमारे पास कि जिसमें कस्टमर्स के पास क्या कहते हैं, ये अवेयरनेस ही नहीं थी हमारे कस्टमर्स के पास कि ई कॉमर्स है क्या। उसके बाद जब कैंपेन्स लॉन्च हुई, मल्टीपल मतलब हमारे जो क्या कहते हैं कंपिटिटर्स इन हुए और बड़े बड़े कैंपेन्स हुए, उसमें फिर जब डिस्काउंट्स वगैरह पता चला मतलब कि ये सब चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी और फ्री होम डिलीवरी सर्विस है या एक मिनिमल मतलब नॉमिनल चार्जेस के बाद आपको घर बैठे चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसमें कस्टमर को जो एक क्या कहते हैं जो फेयर था वो कस्टमर का, वो स्टार्टिंग में ये रहता था कि पता नहीं उनको चीज़ जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी। और उसमें फिर एक पेमेंट ऑप्शन एक बड़ा रिस्क होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर इतना प्रीपेड की तरफ, और अभी भी आज देखा जाए तो हमारा जो 90% या शायद इससे भी ज़्यादा COD के ऑर्डर के ऊपर होते हैं, कि COD ऑर्डर होते हैं कि कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता एक अपने उस पर क्या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, कि नेवर नो कि उसके साथ कार्ड्स पे क्या होता है। तो कस्टमर का जो बिहेवियर आज से 4 साल पहले, तो वो अवेयरनेस जो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी, मगर अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा एजुकेटेड तबका है और खास करके जो हमारा एक कैटेगरी और जो हमने एक सेगमेंट अगर हम डिफाइन करें
यानी ये यंग तबका है जो कि 18 प्लस या 16 प्लस टिल 35 और 40। तो और ये हमारा एक वो है, क्या कहते हैं, एक सेगमेंट है कि जो इस चीज़ के ऊपर मोर फोकस है, और क्योंकि ऑब्वियसली उनका क्या रेफरेंस होता है, एक रेफरेंस होता है कि आप एक दूसरे को बता दें कि मैंने यहाँ से ऑर्डर किया, मैंने यहाँ से ऑर्डर किया, मुझे ये चीज़ आई, मुझे ऐसी चीज़ आई, क्वालिटी रिलेटेड ये था, 2 दिन में आ गया, 1 दिन में आ गया। तो ये जो सारे जो रेफरेंसेस हैं या वर्ड्स ऑफ माउथ हैं या पॉजिटिव जो वर्ड्स ऑफ क्या कहते हैं वर्डिंग्स है, ये बेसिकली कस्टमर के बिहेवियर को अब आहिस्ते आहिस्ते चेंज करना शुरू कर रहा है। मगर उसके बावजूद भी मैं जो हमारी अपनी इंसाइट्स के ऊपर जो डेटा हम जो देखते हैं या जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इन तमाम चीज़ों के बाद भी अभी भी इस वक्त भी हमारे पास इतनी बड़ी ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस पर मतलब गुंजाइश है और टारगेट है जिसको हमें टारगेट अभी भी करना है, क्योंकि हार्डली आई थिंक जो 9 to 10% इस वक्त हमारे जो पॉपुलेशन का एक चंक है वो इस वक्त ई कॉमर्स के ऊपर और मार्केट प्लेस के ऊपर आया है, और अभी भी एक बहुत बड़ा अमाउंट और बहुत बड़ा मतलब मार्केट हमारी टारगेटेड मतलब टू बी टारगेटेड है। ठीक हो गया, राइट। सो इंटरेस्टिंग। हारिस ने शुरू में हमें चूंकि ब्रीफ जिस दिया था तो मैंने उनसे वादा किया था कि एक सवाल उनका मैं कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन उसमें आया, आई गेस ये वही हारिस हैं, और इनका एक सवाल है, और सवाल ये है, इसको बेशक आप थोड़ा सा सोच के आखिर में भी वी कैन कम बैक टू इट, लेकिन सवाल ये है कि which user acquisition strategies were not effective for your startup and eventually you had to pivot। सवाल तो उन्हें फूड पांडा, स्विवल और उबर से किया है, लेकिन मेरे ख्याल में यही वाला सवाल ये वो और यूफोन के लिए भी ये सवाल वैलिड है कि यूफोन टाइम टू टाइम अपनी डिफरेंट प्लान्स निकालता रहता है, और फिर उसकी हाउ टू दे मेजर द सक्सेस ऑफ दोज प्लान्स, और अगर उन्होंने पिवट करना होता है, उसको रोल बैक करना होता है, तो क्या वो खामोशी से कर लेते हैं, क्या वो उसको मतलब किस तरह से वो उसको करते हैं। तो सवाल तो मेरा सबसे ही होगा, विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, लेकिन एक और आप इसको थोड़ा सोच भी सकते हैं। एक मेरा आपसे सवाल कोविड-19 से, क्योंकि रजा ने बीच में एक जो बात की थी, तो कोविड को आजकल चूंकि वी आर लिविंग इन वेरी स्पेशल टाइम्स, तो हो नहीं सकता है कि कोई कॉन्वर्सेशन या कोई पैनल डिस्कशन कोविड के बगैर हो जाए। तो आपका स्टार्टअप, आपका इदारा इससे कैसे मुतासिर हुआ? आप क्या कोई ह्यूज चर्न आउट ऑफ यूजर्स देख रहे हैं? आप कोई वी शेप देख रहे हैं, नाइकी वाली कर्व देख रहे हैं, यू देख रहे हैं? किस तरह से आप लोग कस्टमर्स को जाता और वापस आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज कोविड-19 में ये तो तयशुदा बात है कि कोविड-19 ने पूरी वर्ल्ड को इस वक्त अपने इम्पैक्ट में लिया हुआ है, और इसके ऑब्वियसली बहुत ही मतलब अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस सामने भी आ रहे हैं एज अ कॉर्पोरेट भी, और कंज्यूमर बिहेवियर भी इससे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। लेकिन इसमें आई थिंक, ये मेरा अपना बिलीव ये है कि इसमें ये डिपेंड कर रहा है इंडस्ट्री के ऊपर भी। इस वक्त कुछ इंडस्ट्री ऐसी है, जैसे फूड इंडस्ट्री इस वक्त है, ऑर्डरिंग जो राइड है, क्या कहते हैं, डिलीवरी सर्विसेज है, वो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी और एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटी मिली है ग्रो करने की और परफॉर्म करने की मार्केट में। और एट द सेम टाइम यहाँ पर जैसे हमारे उस वक्त क्या कहते हैं ई कॉमर्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो ई कॉमर्स में भी एक ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको घर बैठे इस सिचुएशन में, जहाँ रिटेल वगैरह के ऊपर इस वक्त थोड़ा लोग इतने ज़्यादा क्या कहते हैं सेफ फील नहीं कर रहे, तो उन्होंने ये ऑप्शन एक उनको प्रोवाइड कर दिया गया कि आपको घर बैठे ग्रोसरी या आपकी जो एसेंशियल्स हैं या आपकी जो बेसिक नीड्स हैं या जो भी आपकी जो मार्केट प्लेस रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो आपको घर बैठे प्रोवाइड की जा रही है, और आपको सिर्फ घर से बैठ के ऑर्डर करना है और आपके पास वो चीज़ पहुंच जानी है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री के अब जैसे ऑब्वियसली आई मीन इस वक्त रेस्टोरेंट्स वगैरह डाइनिंग वगैरह बंद है, तो फूड पांडा इसके थ्रू मैं खुद भी मतलब चूथे ऑर्डर करता हूँ और वहाँ पे वो डिलीवरीज वगैरह हो रही है। इसी तरह ये वो है, अगर मैं ये वो की मिसाल ले लूँ, तो हमारे पास ग्रोसरीज या इसेंशियल्स जो आ रही हैं आइटम्स वगैरह, वो डिलीवरी हो रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री के वो, और कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं कि जो कि जिनके ऊपर कोई इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली बिल्कुल न्यूट्रल के ऊपर है। जैसे मेरे ख्याल में टेलको है। अब टेलको में ये कि आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना ही करना है, कॉल्स, SMS, डेटा, वो आपकी नीड है। बल्कि शायद उनके लिए भी बेनिफिट ये है कि डेटा की जो घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम जैसे हो रहा है,
तो उनके लिए डेटा की नीड जो है वो बढ़ गई है हर किसी के लिए। तो ये डिपेंड ऑन इंडस्ट्री है कि किस इंडस्ट्री में क्या इसका इम्पैक्ट है। ठीक हो गया I जी। think लेकिन एक बात श्योर है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री इससे लाजमी तौर पे मुस्तफीद हो रही है सारी सिचुएशन से। बिल्कुल, इसमें अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक्सटेंसिव ग्रोथ और एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटी मिली है, बिल्कुल है। ठीक हो और गया। यही टाइम है उनको परफॉर्म का भी और ग्रोथ का भी, क्योंकि और अपने कस्टमर्स को प्रूव करने का, और के दे आर या कंपनी इज देयर टू हेल्प देम आउट इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के जितने भी लोग सुन रहे हैं इसको या जो बाद में सुनेंगे, अगर आप इस क्राइसिस में नहीं लॉन्च कर पाते तो यू विल बी लूजिंग सम वेरी प्रेशियस टाइम आउट देयर। अगर आपको इफ यू आर साइटिंग सप्लाई चेन इश्यूज एज द रीजन फॉर नॉट लॉन्चिंग, प्लीज बी एश्योर्ड कि सप्लाई चेन के मसले सबके साथ हैं। इस टाइम वही स्टैंड आउट करेगा जो अपने सप्लाई चेन को फिगर आउट करके जल्द अज जल्द लॉन्च करे, क्योंकि यही टाइम है और मुनासिब टाइम पे ये चीज जो बेची जाए मार्केट में वही सबसे आई थिंक एक चीज अगर मैं ऐड करना चाहूंगा तो अपॉर्चुनिटी के अलावा अभी ये बाकी में सही टाइम है हर कंपनी को अपने बिजनेस प्लान्स को दोबारा से रिवाइज करने के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्पेंडिंग जो है ना टूट गई है या वो बहुत कम हो गई है। मतलब आई एम श्योर ऑनलाइन ई कॉमर्स लाइक दराज ये वो आर ऑल्सो लुकिंग एट कि हमारा जो एवरेज ऑर्डर प्राइस थी वो बहुत कम हो गई है। पहले जो लोग टीवीज खरीदते थे, होम अप्लायंसेस खरीदते थे, अब वो एसेंशियल्स के ऊपर आ गए हैं, उसकी वजह से ऑर्डर स्पाइक्स ज्यादा हो गए हैं। इसी तरह हमारे पास सिविल में भी हमें पता है कि अब हमें अपने प्राइस पॉइंट्स के ऊपर दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह अपने कस्टमर्स को इफेक्टिवली कैटर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर उबर विल हैव अ सिमिलर स्ट्रैटेजी। वो भी ये सोचेंगे कि यार हमें किस तरह अपने फेयर्स को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले रोज 300-400 रुपए दे सकते थे वो आज दोबारा से ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो इकोनॉमी की तरह हमारी जो आवाम है इसको भी टाइम लगेगा दोबारा से उस स्केल पे आने के लिए जिसके ऊपर हम लोग थे प्री कोविड। So I think it's a very good time for us to all think about our business plans. ठीक हो गया जी। I'd like to add, I think आपने पॉल ग्राहम को कोट किया था initially, तो another quote कि बहुत सी दिहाइयाँ होती हैं जिसमें कुछ नहीं होता और फिर कुछ हफ्ते होते हैं जिसमें दिहाइयाँ हो जाती हैं। तो it's one of those situations in terms of e-commerce business की growth की जो हम हालात देख रहे हैं। फूड पांडा के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है because जो रिसर्च कह रही है फॉर एग्जांपल इंडिया में विच इज अ सिमिलर मार्केट टू आवर्स के तकरीबन 50% रेस्टोरेंट्स विल नॉट सर्वाइव दिस कोविड-19 फेज, एंड पाकिस्तान के अंदर भी इट्स वेरी सिमिलर क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हैं। डाइनिंग बिजनेस वाज देयर ब्रेड एंड बटर, स्पेशली जो ढाबे होते थे जो जहाँ पे चाय और पराठे लोग जाके खाते हैं, सो दैट्स नो लॉन्गर, वहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन है जो तो दैट्स नो लॉन्गर ऑपरेशनल एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी फॉर सम ऑफ दोज to survive this. Similarly, fine dining के ऊपर भी challenges हैं because they used to sell an experience. Home delivery में वो experience उस तरह से शायद नहीं होता, especially if you are paying a ton of money to get that food. तो कुछ restaurants will not survive. लेकिन purely from a delivery perspective, we have seen जहाँ delivery operational है, initially कुछ challenges हमें आए थे. For example, कुछ गवर्नमेंट्स ने डिलीवरीज भी कुछ अरसे के लिए बंद की थी, रमजान का इम्पैक्ट भी था, लिमिटेड आवर्स के अंदर हम काम कर रहे थे, बट ग्रेजुअली वी हैव सीन वॉल्यूम्स टेक ओवर द प्री कोविड वॉल्यूम्स, एंड स्पेशली जो ग्रोसरी साइड की आपने बात की थी पहले भी, तो ग्रोसरीज, फूड पांडा वाज नॉट इनटू ग्रोसरीज बिफोर कोविड-19. कोविड-19 gave us that opportunity कि जी आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने घर पे रहना है, you have to avoid going out unnecessarily. तो हमने कहा कि अब हम ग्रोसरीज को भी we need to provision them on the platform. And I think similar to what Ibrar mentioned कि within 4 days हमने पहला ग्रोसरी स्टोर लाइव किया and उसके बाद से it's no looking back since then. और अब ग्रोसरीज is a sizable portion within the first month. It's a sizable portion within our portfolio. ठीक हो गया जी, जबरदस्त। हमें कल परसों we might also have माजिद खान with us. So ये वाला सवाल जो कोविड का हम डिफरेंट बिजनेसेस थे उनका पर्सपेक्टिव विल बी इंशाल्लाह keep getting their perspective. हमारा यूफोन एंड कोविड, यूफोन एंड कोविड, यूफोन के अभी काफी चैलेंजेस रहे हैं, आपको पता है सारी टेलकोस की रहे हैं। पहले इनिशियली व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड देन वी वर टोल्ड कि हमने हर चीज बंद कर देनी है,
फिर हुआ ये कि वी गॉट दीज डायरेक्टिव्स फ्रॉम द रेगुलेटरी दैट वी हैव टू कम अप विद द ऑपरेशनल सर्विस सेंटर्स। कॉल सेंटर था, कॉल सेंटर के अंदर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी हम बहुत सारी चीजों की भी बात कर रहे हैं, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की, कस्टमर के एक्सपीरियंस की। जो कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो सब लोग शायद एग्री भी करेंगे, दैट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज दैट वी हैव। उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है या उनका जो एक्सपीरियंस है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत मैटर करता है। जब वो एक्सपीरियंस देते हैं, जो आपका फ्रंट लाइन स्टाफ होता है या जो आपका कॉल सेंटर्स होते हैं या जहाँ पे भी उनको जिन लोगों का इंटरेक्शन कस्टमर के साथ है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है वो डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करता है या अफेक्ट करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस। Because if I'm not happy with myself, with my job, with my life, yeah, otherwise I cannot, I will fail to give that satisfaction to my customer. क्योंकि नो मैटर आप कितना भी करें, आप उसको नहीं कर पाते। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था एक तो कस्टमर, बिकॉज लोग बहुत डरे हुए थे। ये जो कोविड वाली सिचुएशन है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था दैट वाज डीलिंग विद देयर फियर। तो इसमें हर डिपार्टमेंट, हर एक ने अपना रोल प्ले किया। लाइक एचआर ने ट्रेनिंग हमने की, फिर हमने ऑनलाइन टाउन हॉल्स किए, वी केप्ट ऑन इंटरेक्टिंग विद आवर people because we have geographically dispersed team. Obviously आपका जो like if I tell you my just my department which I am responsible for are like we are almost 2000 plus people, राइट, जो कस्टमर ऑपरेशंस है जो पूरा उसमें, फिर उनको फिर देन मेकिंग देम इक्विप्ड टू वर्क फ्रॉम होम because हम लोग, yes, we have automated systems, we have everything, but those automated systems were dependent on the servers and the systems like only for the offices. They were not available at homes, most of them. So वो बहुत बड़ा चैलेंज था। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, कस्टमर से पहले जो हमारा इंटरनल कस्टमर था, जो हमारे एम्प्लॉइज थे, उनको इस चीज के ऊपर सेटिस्फाई करना और उनको उस लेवल पे लेके आना कि जैसे आई गिव देम एन एग्जांपल, वन ऑफ द एम्प्लॉय ही आस्क्ड कि देखिए हमारे लिए रिस्क बहुत बड़ा है कि वी आर आस्क्ड टू गो टू द सर्विस सेंटर एंड सर्व व्हेन एवरीथिंग इज बीइंग लॉक्ड डाउन एंड ऑल। मैंने उनको सिर्फ एक चीज थी जो मेरे टाउन हॉल में, आई जस्ट आस्क्ड देम कि व्हाट इफ द डॉक्टर्स ऑल्सो डिसाइड के, क्योंकि रिस्क तो उनकी सेहत को भी है, या कल को अगर जंग लग जाती है और हम हालते जंग में होते हैं और आपका आर्मी जो है वो ये डिसाइड करती है, क्योंकि सबसे पहले गोली तो उन्होंने ही खानी है, सबसे पहले बॉर्डर पे तो वही खड़े हैं। इसी तरह जो आपका फ्रंट लाइन स्टाफ होता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डिड वाज द इंटरेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विद द लोएस्ट एंड, लाइक जो एजेंट लेवल पे जाकर हाईएस्ट मैनेजमेंट लेवल जो था वो इन्वॉल्व था। हमारे जो CXOs थे, जो हमारे CEO थे, they were talking and they were engaging people, they were interacting with them, they were visiting those centers and places जो probably वो normal situation में नहीं करते। So yes, it's challenging. Customer की sale बहुत affect होती है, sales वाला part has been affected। जैसे हम में से भी बहुत सारे लोग यूफोन के कस्टमर है। इस तरह का जो पेंडेमिक है, जो इस तरह का वो है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पे कितना हो आपने, मतलब अगर आप if these are insights to be shared in public, so कितने % आप लोगों ने ड्रॉप दिखा कि from pre covid to right now? देखिए जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं रही है, क्योंकि आप देखें वर्क जो फोन है और जो आपकी इंटरनेट सर्विस है, with Ufone we have an added advantage of being this is the concern of PTCL as well। तो हमारे लिए जो इम्पैक्ट था वो फर्क था। हमारी जो DSL की यूजेज है, ये जो हमारे टेलीफोन की यूजेज है, यूजेज का इम्पैक्ट इतना नहीं। yes, sales has been affected। सेल्स जो है वो ऑब्वियसली शुरू में जो है वो फ्रेंचाइजेस जो थी वो भी बंद थी, आपके जो सेल्स सेंटर्स थे वो भी बंद थे, और लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी उस तरह से नहीं थी क्योंकि लोग घर पे थे। और सेल्स तो ओवरऑल भी पूरे टेलको में जितने लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है उनको पता है कि जो मार्केट है वो कितनी कंपेटिटिव हो गई है। तो वो अब जो यूजेज वाइज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन, जैसे फूड पैंडा है या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस तरह से देखा। तो हमें yes, we had to manage the customer expectation within those limitations, क्योंकि हमें भी आदत नहीं थी ना कस्टमर को। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कस्टमर को आप अपने सेंटर के दरवाजे पर रोक रहे हैं और उसे रोक कर आप ये कह रहे हैं कि आप पहले सैनिटाइज करें,
आप या पहले अपने आप को कवर करें या प्लीज आप मास्क पहने या ये वाली चीजें, तो वो हर कस्टमर का जो एक्सपोजर है या जो उनका एजुकेशन लेवल है उनके साथ, अब आप खुद भी अंडर स्ट्रेस हैं, द पर्सन हु इज डीलिंग विद दैट कस्टमर हैज ऑलरेडी अ थ्रेट एंड अ फियर एट द बैक ऑफ द माइंड। जैसे मैं अभी अगेन फूड पैंडा की बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं, या क्योंकि हमने वो देखा है कि वन ऑफ द सेवियर्स फॉर द पीपल के हर एक को जरूरत थी, लेकिन ये कि अगर आप इस सिचुएशन में भी देखें तो जो उनके राइडर्स हैं, आई एम श्योर उन्होंने भी ये चीज बहुत मुश्किल से हैंडल की होगी, बिकॉज पीपल हु वर गोइंग यू नो डोर टू डोर एंड प्लेसेस टू प्लेसेस, इसी तरह जो कस्टमर के साथ पब्लिक के साथ इंटरेक्शन वाले लोग थे उनको मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है that was the second thing, because हमारे लिए जो सबसे important चीज थी वो थी the safety of the customer and the safety of the employee in this situation. ठीक हो गया। So growth stage startups के लिए चीज I guess that is very important for them as well. इब्रार, इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हम सबको पता है कि उबर, करीम और इस तरह के सारे बिजनेसेस से बुरी तरह मुतासिर हुए, लेकिन आप अपटेक किस तरह से देख रहे हैं? इसके बाद आपको कंज्यूमर के पैटर्न्स पे अगर थोड़ा सा बात करें, आपको क्या लगता है? So I think Uber का, I think as we can expect कि in a environment जहाँ पे लोग उस तरह मूव नहीं कर रहे जिस तरह पहले कर रहे थे, so obviously you know ride sharing ने काफी इसमें हिट लिया है. I think I think Uber का अगर मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखूं and not just focus on Pakistan, so Uber का ये है कि obviously ride sharing तो काफी एकदम से नीचे आ गया है. I think आपने खबरों में देखा होगा almost like 70-80% इम्पैक्ट है. बट आई थिंक ऑन दी अदर हैंड जो आपका ईट्स का जो बिजनेस है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है बट ग्लोबली है, वो इस वक्त जो है वो सर्च कर रहा है. सो आई थिंक यही है जिस तरह आई थिंक बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा है कि दिस इज अ मोमेंट जहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो अपने बिजनेसेस को देख रहे हैं, पिवट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. उबर भी आई थिंक उसी बास्केट में है. हम भी जो कोर हमारा जो बिजनेस था ग्लोबली भी, पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली वो राइड शेयरिंग ही है. और राइड शेयरिंग की तो आई थिंक रिकवरी जो मैं ओवरऑल प्रेडिक्शंस में देख रहा हूँ वो ये है कि रिलेटिवली स्लो ही होगी. ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप प्री कोविड वाले लेवल पे एकदम से टच कर जाएंगे. आई थिंक रिलेटिवली स्लो ही है. बट ये है कि इस टाइम पे बिजनेसेस जो हैं वो अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए रिसोर्सेज को पिवट करते हैं इंटरनली. जिस तरह उबर में राइड से लोग रिसोर्सेज चैनल कर रहे हैं टू ईट्स बिजनेस. आई डोंट नो कितने लोग इस वक्त अवेयर हैं, बट ग्लोबली उबर ने एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर को एक्वायर किया था, उस पर काफी फोकस हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड. सो आई थिंक हमें नेक जो है वो बिजनेस मॉडल, जिसमें मैंने आपको बताया डिलीवरी का या ग्रोसरी का मॉडल हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया है. सो आई थिंक वो आप उस तरह का थोड़ा सा आपको बिजनेस पिवट करना पड़ा है टू मूव अवे फ्रॉम सिर्फ राइड शेयरिंग के ऊपर एंड सॉर्ट ऑफ गो इनटू अदर बिजनेसेस, बिकॉज अभी सब यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि राइड शेयरिंग पे तो इम्पैक्ट रहेगा, बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें कुछ और एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. तो मैं आपसे ही मैं अगला सवाल करता हूँ. सो अभी जो कुछ देर पहले सवाल हुआ था कि आपने कोई पिवट की कोई किया और वो पिवट ना कामयाब हुआ हो. सो कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग फ्रॉम Uber's ग्लोबल बिजनेस और पाकिस्तान बिजनेस के कोई आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो? आई थिंक जिसने भी सवाल की पूछना चाह रहे हैं कि बड़े भी लोग इसी तरह फेल होते हैं जिस तरह से हम होते हैं या नहीं होते, तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपके जो जहन में हो? आई थिंक मैं अगर उबर की बात करूं तो आई थिंक इस तरह की आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी. ग्लोबली भी कुछ हद तक पाकिस्तान के लिए भी ट्रू है कि बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी जहां पे आपने कुछ ट्राई किया लेकिन वो उस तरह आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला. आई थिंक जो जरूरी है वो ये है कि आप हर उस ऐसी इवेंट से जो है वो सीखने की कोशिश करें. और फेलियर इन इटसेल्फ बुरा नहीं होता. आई थिंक बुरा तब होता है अगर आप उसको उससे लेसन्स जो है वो ना लें और फिर उसको किसी पॉजिटिव वे में यूज ना करें. आई थिंक वो एक ज्यादा की है. आई थिंक बहुत सारे मतलब आई थिंक इस मैं अगर मतलब अपनी पर्सनल यहाँ पे वो करूँ तो आई थिंक हमने कुछ अर्सा पहले आई थिंक फोन के थ्रू राइड्स बुक कराने का एक वो प्लान बनाया था. मेरे ख्याल में वो जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह नहीं हुआ. हमारा ख्याल ये था कि पाकिस्तान जैसी मार्केट में अगर आप फोन के थ्रू लोगों को राइड बुक कराने की ऑप्शन देंगे तो शायद उसकी अपटेक काफ़ी ज़्यादा हो. लेकिन सरप्राइजिंगली हमें पता लगा कि नहीं, लोग कंफर्टेबल जो है वो ज़्यादा ऐप के ऊपर ही हैं.
सो आई थिंक इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। आई थिंक एक हफ्ते में कोई हम 50 चीजें अगर ट्राई करते हैं तो आई थिंक प्रॉब्ली 25 या 30 जो हैं वो आई थिंक फेल यही होती हैं। 20 ही हैं जो चीजें जो आई थिंक लेट्स से वो चलेंगी, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट यही है कि आप उनसे सीखने की कोशिश करें, वो एक्सपीरियंस वेस्ट ना करें जो कि आपको फेलियर की सूरत में नजर आया है। ठीक हो गया जी, जबरदस्त। रजा, कुछ ई कॉमर्स की कस्टमर सर्विस में कोई 2-3 क्लियरली नोज बताते हैं जो कि एक अगर ई कॉमर्स का स्टार्टअप है तो उसको ये 2-3 चीजें आपके ज़हन में हो कि नहीं यार ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये कॉमन मिस्टेक्स जो आप देखते हो पाकिस्तान में ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स जो कस्टमर से अपने डील कर रहे हैं, एनी कॉमन प्रॉब्लम्स? एक्चुअली जो मैंने रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर एंड हाफ में एक चीज़ जो हमारे यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी इंडस्ट्री में भी ऑब्वियसली वेस्टर्न में तो ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड है, मगर पाकिस्तान में ये चीज़ें इस वक्त ज़्यादा प्रमोट की जा रही है कि जो कि चैट बॉट्स या ऑटो बॉट्स या इस तरह की जो वो है, इसमें मेरे हिसाब से या मैं ये समझता हूँ कि इसमें देखिए अगर एक कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड है या उसको कंप्लेन है तो ऑब्वियसली ही नीड समवन टू टॉक who can listen to him and who can answer his query। अब यहाँ पर ये होता है कि ठीक है ये एक अच्छा ऑप्शन है टू सेव द कॉस्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन इवेंचुअली आपको एक ऑप्शन कस्टमर को देना चाहिए, आपको एक कस्टमर को ऑप्शन देना चाहिए कि कस्टमर ह्यूमन टॉक करे और ह्यूमन कन्वर्सेशन करे और ह्यूमन इंटरेक्शन करे। और सेकेंडली इसमें जो मेरी जो एडवाइस है वो ये कि कस्टमर की जो वर्ड्स हैं या कस्टमर का जो फीडबैक है वो हमें लेते रहना चाहिए, उसको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट का भी क्या कहते हैं फैक्टर है, क्योंकि हम अपनी सर्विस को उसी बेस पे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारी कंपनीज के साथ होता ही है कि वो बहुत ज़्यादा इनसाइट्स जमा तो कर लेते हैं, कलेक्ट तो कर लेते हैं, मगर उसके ऊपर ऑन टाइम एक्शन नहीं लेते हैं। और प्रोएक्टिव, और अगर उसी बेस के ऊपर अगर हम प्रोएक्टिव भी कर लें, प्रोएक्टिव अपनी अप्रोच रखें कि हमें पता हो कि हमारे जो स्टेप्स हैं या जो हमारी जो भी क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट्स है उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे, और साथ में हम कस्टमर का फीडबैक अपने पास इवेल्युएट करें और उसके हम क्या कहते हैं एक वैल्यू दें, तो मेरे ख्याल में हमारी जो कस्टमर सर्विस है, जो कस्टमर की जो तो उसको हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, देखिए प्रोडक्ट तो डिलीवर होगा और जो भी सर्विस है वो तो हमें डिलीवर करनी है, बिकॉज वी आर हियर फॉर दैट, लेकिन जो इन दी एंड हमें जो हमारा मेन मोटिव होता है वो है कस्टमर रिटेन, कि वो कस्टमर हमारे साथ रहे और कस्टमर हमें छोड़ के ना जाए। क्योंकि दोबारा मैं वही बात पे आता हूँ कि कंपटीशन बहुत है हमारे पास, कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत है, यहाँ से नहीं तो वहाँ से कस्टमर अपनी क्या कहते हैं जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर सकता है, बट इफ वी लूज द कस्टमर तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए चैलेंज बनता है। ठीक हो गया। दिस इज ट्रू फॉर सो मेनी ई कॉमर्स एंड कमोडिटीज बिजनेस के। अगर आप आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अगर मैंने मोबाइल लेना है तो ये बुक पे भी वही पड़ा है, दराज पे भी पड़ा है, तो फिर तो आप कहने की कस्टमर सर्विस और वो बाकी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमाद, इब्रार, अगर आप यही चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बेशक बता दीजिए, आपने कोई नोटिस किए 2-3 कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि पाकिस्तानी ई कॉमर्स स्टार्टअप्स गलती करते हैं या पाकिस्तान की स्टार्टअप्स गलती करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस देने में? सॉरी, आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के ऊपर है? तो कोई हम अब जनरल भी बात करें कि अगर कोई पाकिस्तान के स्टार्टअप्स आपने उन्हें देखा हो, कस्टमर एक्सपीरियंस उन्हें आपने देखा ही होगा, आप किसी स्टार्टअप के शायद कस्टमर रहे हो, तो आपने कोई 2-3 कॉमन प्रॉब्लम्स देखी हैं स्टार्टअप्स की? आई थिंक मैंने ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से ही आई थिंक ज्यादा ट्राई किया होगा जो पाकिस्तान के स्टार्टअप्स हैं। आई थिंक उसमें आई थिंक ये मेरा जो कमेंट है ये प्रॉब्ली ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से ही ज्यादा रेलेवेंट होंगे, बट आई थिंक उसमें जो की सक्सेस फैक्टर है ना, जो कि मैंने देखा है कि ई कॉमर्स कंपनीज जो यूएस में है वर्सेस पाकिस्तान, वहां पे जो सबसे जो बड़ा हर्डल होता है ना वो होता है लोगों को कि फिजिकली बगैर देखे आप चीजों को परचेज कर रहे हैं तो यू नॉट श्योर कि अच्छा अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। आई थिंक दैट्स ये सबसे बड़ा एक हर्डल होता है लोगों के माइंड में। उसको जो ओवरकम यूएस में जो मैंने देखे थे डिलीवरी के प्लेटफॉर्म, उन्होंने इस तरह किया था कि उनकी एक बिल्कुल फ्लैट वो है कि रिटर्न जब भी आप करना चाहे चीजें
नो क्वेश्चंस आस्क, आपको रिटर्न हम यहाँ पे कर देंगे। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स में मैंने अभी तक वो वाली चीज़ नहीं देखी। आई थिंक अगर अभी भी मैं कहीं चीज़ से कोई चीज़ मंगवाऊंगा, अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती तो मेरे पास रिटर्न की फिर ऑप्शन उस तरह नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ब्लाइंडली देखे बगैर कोई चीज़ रिटर्न कर सकूं। सो आई थिंक वो मैंने अपने नेटवर्क में लोग हैं और मैं पर्सनली खुद भी, आई थिंक वो एक बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में शायद उतना यूज़ नहीं किया जितना मैं लेट्स से जब यूएस में था तो मैं रेगुलर वहाँ का कस्टमर होता था। मैं ऑलमोस्ट हर मंथ कुछ ना कुछ ऑनलाइन डिलीवर करवा ला होता था और उनमें से एटलीस्ट 30% टाइम्स में जो है ना वो चीज़ें वापस भी कर रहा होता था क्योंकि मुझे पसंद नहीं आती थी। सो आई थिंक वो चीज़ ई कॉमर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा हर्डल मुझे नजर आया पाकिस्तान में, बेस्ड ऑन माय अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। सईद या इमाद या हमारा इसमें से कोई भी ऐड अगर आप इसे करना चाहें। एक चीज ऐड करूंगा, वो ये भी है कि हम लोग जो है ना इनफ विजिबिलिटी नहीं देते कस्टमर्स को कि उनका ऑर्डर किधर है। मैं कोई चीज ऑर्डर करता हूँ तो मुझे बड़ी एंटिसिपेशन होती है कि ये चीज़ मुझे 2 दिन में मिलेगी, 3 दिन में मिलेगी या एक टाइम फ्रेम के अंदर मुझे मिल जाएगी। जब मुझे उसके बारे में कोई चीज़ अपडेट नहीं मिलती या मुझे उसके स्टेटस अपडेट्स नहीं मिलते या मुझे कोई एसएमएस नहीं आते और मुझे जब पूछना पड़ता है तो वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग होती है एक ई कॉम के लिए। तो मैं फ्यूचर ई कॉम कंपनीज को यही मशवरा दूंगा कि आप अपना प्रोसेस टीम इतना ऑप्टिमाइज रखें और उसके अंदर इतनी एजिलिटी होनी चाहिए कि वो कस्टमर को मुस्तकिल उसकी अपडेट देता रहे कि भाई आपका पैकेज हमारे वेयर हाउस में पहुंच गया, आपको अब राइडर निकलेगा, राइडर रास्ते में है। जिस तरह फूड पांडा करता है, फूड पांडा आपको 4 स्टेप्स के अंदर बताता है कि आपका ऑर्डर अभी किस तरफ है। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर की एंटिसिपेशन बढ़ती है। आई थिंक वो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ठीक हो गया। हमारा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yeah, you can say. I'll continue. नहीं, हमारा please carry on. आप पहले बोल रही थी, sorry. नहीं, that's fine. I was just saying that there are a couple of things. एक तो ये मैं खुद I was just going to share this thing that ये जो आपका order tracking है वो options जो हैं वो आपको कई दफा बहुत annoy करती हैं। अभी recently मेरा एक experience हुआ कोविड के अंदर। I'm one of those people जो कि बहुत ज़्यादा online shopping नहीं करता है, लेकिन one of the companies that I got to interact with, उन्होंने जब order ले लिया so that order was for 10 to 15 days delivery time tha, and it took them 35 days to deliver it. And they then said that there is an issue with the delivery service and the other services. So the thing is that it happened in the normal days other than COVID also, कि वो जो timelines होती हैं वो normally meet नहीं कर रहे होते जो कि initially communicate कर करती ठीक हो गया। इसी तरीके से फूड पांडा के केस में जी बताइए। नहीं, the only thing that I was going to say, the second thing from the management perspective for the startup is that they are too quick to hire people, and then they are too quick to fire them also. तो जब भी वो इनिशियल होता है, जब बजट्स होते हैं और जब फंड्स होते हैं तो बहुत जल्दी मार्केट में स्टार्टअप आते हैं और वो मैसिव हायरिंग करते हैं, और फिर जब थोड़ा सा बिजनेस जो है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो उसकी ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है, तो वो दे आर द सेम ओसी अग्रेसिव अप्रोच से दे लेट पीपल गो एज वेल. So I think these are the two things that I have experienced and seen, as a customer also. ठीक हो गया। इमाद, फूड पांडा के केस में चीज और भी क्रिटिकल हो जाती है। आप अगरचे टाइमलाइन और काउंटर भी चलता रहता है कि ट्रांसपेरेंसी भी है जिस तरह से सही कह रहे थे, लेकिन मसला है कि वो ऑल्दो आई एम अ वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर फूड पांडा, बट इट हैज हैपेंड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स के वो काउंटर जब खत्म होता है तो फिर दोबारा काउंटर शुरू हो जाता है, और इंसान को जब भूख लगी होती है तो काउंटर बहुत ज्यादा एक जालिम किस्म का काउंटर जो आपको लगने शुरू हो जाता है। तो any tips for but I'm a satisfied customer food. No, you don't need to justify. I think you're right. It's very difficult to argue with a hungry man. So that's totally used internally. But you're right. And I think जब आप बात करते हैं ना customer experience की, I think at Food Panda हमारे लिए important ये है कि जो हमारे restaurants हैं और जो हमारे riders हैं, they are not consumers, but they're also similar to our customers, because it's a three-sided marketplace कि जिसमें शायद yes consumer food order कर रहा है, लेकिन restaurant is the one paying for it, for the service, because they are getting more additional customers than it. So their feedback is equally important. And often ऐसा होता है कि किसी एक stakeholder का बीच में behavior affects the other stakeholders. For example, अगर restaurant time पे खाना बना के नहीं देंगे तो customer को time पे नहीं मिलेगा, और जाहिर है वो
फीडबैक तो फूड पांडा को मिलता है। सिमिलरली राइडर के एंड पे भी अगर राइडर बीच में कोई आइटम एक आध ऊपर नीचे गायब कर देता है या लेट हो जाता है या तो उसमें भी कस्टमर एंड ऑफ द डे सफर्स। तो वहां पे हमारा जो जब हम कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, दैट बैलेंस इज की कि जी हमने एक स्टेक होल्डर की फीडबैक की बेसिस पे बाकी स्टेक होल्डर्स को इम्प्रूव करना है, एंड वी हैव टू ओवरऑल एज अ प्लेटफॉर्म रेज द बार। रेस्टोरेंट्स की एजुकेशन भी और बहुत सारी चीजें कस्टमर्स करते हैं जहां पे रेस्टोरेंट सफर करते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव वी हैव टू ओवरऑल रेज द बार फॉर द प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया जी। मेरा आप सब लोगों से आखिरी सवाल ये होगा, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो मेरा आखिरी सवाल कुछ लोगों ने कस्टमर रिटेंशन के हवाले से किया था। सो एक सवाल हमें आया कि कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए आप लोग क्या करते हैं। एक और सवाल आया कि जो फ्रीमियम मॉडल है इसमें जब कस्टमर्स में चर्न आउट तो होना ही होता है जब वो पेड उस पर जाते हैं, व्हाट इज an acceptable ratio of churn out customers when this free rides thing or XYZ promotion ends? तो एक तो उसमें अगर आप कमेंट करना चाहें कि what is acceptable ratio of churn out at that stage, और इसके अलावा जनरली रिटेंशन की स्ट्रेटजीज क्या हैं जो आप स्टार्टअप्स को मशवरा देना चाहेंगे। आप सब लोगों से सवाल हो गए। इमाद अगर आप शुरू करना चाहें। I think on acceptable ratio, frankly, I don't think there's a right answer to it. लेकिन जो मैंने from experience देखा है, पहले जब हम टेलीनॉर में थे, फिर उसके बाद और भी कंपनीज के अंदर, तो जब भी आप फी लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो रफली आपका जो वॉल्यूम है वो 70% पे आ जाता है compared to what it was, and that's corroborated across multiple industries. At least that's my observation. But ज़ाहिर है बाकी इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ बैठे हैं, they can add into it. Especially Swvl, जिन्होंने recently fee लगाई थी. But generally, I think 30% is what we lose once we implement, once we move to a charge model compared to a freemium model. ठीक हो गया। Alright. सईद, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? I agree to इमाद, इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है और कोई भी लेवल्स एक्सेप्टेबल नहीं होते कि यार ये वाले कस्टमर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। हम लोग की काफ़ी सारी टीम्स हैं जो ग्रोथ हैकिंग करती है, जो डिमांड प्लानिंग करती है, जो कि फिगर आउट करती है कि हम लोग कहाँ कस्टमर का स्टॉप बना सकते हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर होगा। तो हमारा एवरेज टाइम जो हम रखना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम लोग स्ट्राइव कर रहे हैं कराची के अंदर, वो है 5 मिनट के। 5 मिनट के अंदर अंदर हर किसी के घर के पास एक स्टॉप हो जिसकी तरफ से वो वहाँ पे बैठ सके। तो एक ये स्ट्रैटेजी है कि हम लोग कस्टमर रिटेन करते रहते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं कि उसको जो है ना सहूलत प्रोवाइड करते रहें। उसके साथ साथ ये भी है कि मतलब हम लोग टारगेटेड प्रोमोस बहुत रन करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर, कराची, लाहौर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हाई वैल्यू यूजर्स, हाई चर्न यूजर्स, इन सबको हम लोग टारगेट करें, इनको वापस हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए, इंसेंटिव दें। कोई कस्टमर अगर एक्सपीरियंस की वजह से हमारे पास से चला जाता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसको या हमारे पास कोई कस्टमर ऐसा होता है जो डिससैटिस्फाइड होता है हमारी सर्विसेज से, बहुत कंप्लेन करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन सिटी टीम में से किसी एक बंदे को वहाँ पे भेजें, उसको जैसे कोई टी शर्ट दे दे स्विवल की, उसके साथ बात करें, उसका मसला समझे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्राउंड लेवल पे करते रहते हैं। With regards to the number, I would say 30% is a very close approximation within the ride hailing कि जब हम किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं और उसके बाद जब हम वो प्रोमो वापस ले लेते हैं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। मगर अच्छी बात ये है कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं स्विवल की टेक्नोलॉजी को। ठीक हो गया। इब्रार, any strategies for customer retention for startups? I think retention यही है कि एक दफा आपने जब किसी को अपना आप एक तरह कह लें कि हुक पे आपने लोगों को अपने आदी बना दिया है, तो आई थिंक फिर स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए तो आई थिंक जो, और स्पेशली आई वुड से कि जो शुरू वाला टाइम है ना, उसमें तो आई थिंक कस्टमर्स जो है वो गोल्ड की तरह होते हैं। उसके लिए तो आपको बेशक पर्सनलाइज देना पड़े, ओवर प्रॉमिस करना पड़े, आई वुड सजेस्ट के उस स्टेज में स्टार्टअप्स को जितना पॉसिबल हो, मैक्सिमम पॉसिबल हो, उतना लोगों को जो है ना वो पकड़ करना चाहिए। बिकॉज जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि जो नेटवर्क इफेक्ट होता है बाद में, वो बहुत ही वैल्यूबल होता है। सो आई थिंक इवन बाद में, आई मीन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, अगर आप शुरू में ओवर द, आप कह रहे हैं कि ओवर एंड अबव आप जाते हैं टू अट्रैक्ट एंड कीप कस्टमर, तो बाद में शायद आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करनी भी पड़े बाद में, तो आई वुड स्टिल से के that is a worthwhile investment. So शुरू में तो आई थिंक चर्न वगैरह का तो आपको मेरे ख्याल से सोचना भी नहीं चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि, क्योंकि शुरू में आपका जो कस्टमर आएगा वो काफी कम आएगा, राइट? 100 आएंगे, 150 आएंगे,
तो वो तो एक ऐसा है जिसके उस लेवल पे आप एक पर्सनल टच और वो जो सारा हम कह रहे थे कि वो पर्सनल टेंशन आप दे सकते हो। बाद में जब आप स्केल अप हो जाओ, यस, उस वक्त आप थोड़ा सा अपने बिजनेस मॉडल में आप कर सकते हो डिफाइन करिए, अच्छा जी 10%, 20%, 30% चर्न एक्सेप्टेबल है, बट शुरू में तो आई थिंक आपको मैक्सिमम पॉसिबल करना चाहिए कि आप लोगों को अट्रैक्ट करें। ठीक हो गया। हमारा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, कस्टमर का जो चर्न है, अगेन हमारे जो टेलीकॉम्स हैं, आपको पता है शुरू में सिर्फ एक टेलीकॉम थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर आपकी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर भी कर लिया, फिर मर्जर्स एक्विजिशंस, ये हमारी इंडस्ट्री में चलती रहती हैं। बट जो डिमांड है ऑब्वियसली जो वॉइस की है, डेटा की, वो विद द टाइम बढ़ गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे कस्टमर चर्न नहीं होते। लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं। अगेन हमने जो सारी बात अभी पिछले पूरे सेशन में की है और जो मेरे पैनलिस्ट भी जो हैं उन्होंने बताई है कि आपको एनालाइज करते रहना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स के ट्रेंड क्या हैं। जो कस्टमर लूज करने वाले होते हैं वो हमें नजर आ रहा होता है, बिकॉज आपकी मल्टीपल कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, अगर आपके मल्टीपल अगर रिक्वेस्ट हैं जो कि मीट नहीं हो रही हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट वी कीप ऑन सीइंग एंड देन इफ वी stay blind on that, तो वो बड़ा विजिबल होता है। टाइम्स we come up as a surprise कि ओहो इतना कस्टमर चर्न, बट नो दैट्स नॉट द केस, बिकॉज देयर अंडरलाइंग फैक्टर्स जो कि उसको लीड कर रहे होते हैं। देयर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि कस्टमर को चर्न कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉयल कस्टमर जो है, गेटिंग यूज्ड टू द न्यू सिस्टम, न्यू कंपनी, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बहुत, या तो आप बहुत एक्सपेरिमेंटल हो, स्पेशली एक सर्टन जो एज है, मैं अगर ये कहूँ कि जो यूथ है, उससे जो ऊपर एक सर्टन मिडिल एज के जो लोग हैं या उससे ऊपर के जो लोग हैं, दे हैव लेस फ्लेक्सिबिलिटी। वो जब अपने कंफर्ट जोन में एक ब्रांड एक चीज के साथ चले जाते हैं, वो बहुत कम उसको छोड़ते हैं। वो फिर आपके एक्सपीरियंस पे आता है, वो फिर इस बात पे आता है कि आप उनको किस तरीके से कैटर करें या किस तरीके से सेटिस्फाई करें। अगेन आई वुड से कि डोंट कीप योर अप्रोच रिएक्टिव, कीप योर अप्रोच प्रोएक्टिव। जस्ट कीप चेकिंग योर डेटा, कीप चेकिंग थिंग्स। आपकी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहे हैं। आपकी केपीआईज अगर हैं तो केपीआईज कितनी रियलिस्टिक है, या आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसके ऊपर कितनी ट्रेंड है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, एंड जो आपके रिजल्ट्स हैं वो सारे उस कस्टमर के चर्न को या चर्न ना होने को लीड करेंगे। एक कस्टमर को रिटेन करना एक चर्न कस्टमर को वापस लाने से ज्यादा आसान होता है, इन माय ओपिनियन। आप उसकी रिटेंशन पे अगर फोकस करें तो ब्रिंगिंग बैक अ चर्न कस्टमर, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट पे स्विच हो गया है इन आवर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, तो अगर वो एक प्रोडक्ट पे ऑलरेडी स्विच हो गया है या एक जगह पे वो ऑलरेडी मूव कर गया है, तो उसको वापस लाना और उन चीजों को रिमूव करना वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग। सो रिटेनिंग अ कस्टमर इज इम्पोर्टेंट। एंड अगेन जैसे सबने ये कहा, आई थिंक ये सारे फैक्टर्स जो है वो एनपीएस है, बाकी सारी चीजें जो हेल्प करती हैं। तो आप ये कह रही हैं कि कोई ऐसे नहीं है, स्टार्टअप्स को अपना प्रोसेस ऐसे बनाने चाहिए कि वो सरप्राइज ना हो, फिर रोज सुबह उठे और कहीं आज फिर 10 निकल गए, 15 निकल गए। उनको जो पीछे जो आप कहने के जो सिम्टम्स हैं, जो पीछे आसार नजर आ रहे हैं, वो उनको उस पर थोड़ा सा ज्यादा दे नीड टू फोकस मोर ऑन देयर पैटर्न्स और इस तरह की चीजें। एब्सोल्युटली कलीम, और सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कंपैटिटर्स आपके हैं, आपको यू नीड टू नो योर कंपैटिटर आल्सो। यू आर इन द मार्केट ऑलरेडी एंड देन द आइडिया इज आउट, right? No matter how innovative and how exclusive your idea was, now this is out. Now anybody can come up with a slightly more changes in it, और slightly more वो देखते हैं, वो जब मार्केट में भी देखते हैं तो वो ये भी देख रहे होते हैं कि क्या चीजें हैं जो कस्टमर को और चाहिए। So before the other person comes up with a new thing, you need to keep on innovating. So yes, this is for every organization, for startups and for the growing organizations or the well-established organizations as well. ठीक हो गया जी। रजा साहब, फाइनल थॉट्स एंड देन वील कंक्लूड। रिटेंशन, कस्टमर रिटेन के लिए मेरी अपनी एक राय है वो इस फॉर स्टार्टअप्स के लिए, तो वो पहली तो ये कि अपने कस्टमर्स को आप इंटरेक्शन में इन्वॉल्व रखें और ये समझें कि इनको इस तरह कस्टमर की नीड को पहले टारगेट करें कि कस्टमर की नीड और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि और अपने आप को उसी तरह मोल्ड भी करें कि जो आपकी कस्टमर की नीड है, जो आपकी बेसिकली जो टारगेट है, बेसिकली आपकी जो टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है, उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ई कॉमर्स में हमारे पास हमें पता है कि एक टाइम होता है, सीजन होता है कि शॉपिंग का,
जैसे शादी फेस्टिवल आते हैं नवंबर दिसंबर, और फिर वाइट फ्राइडे के कैंपेन्स होती हैं, तो हमें पता होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। फिर उसके बाद जैसे स्प्रिंग फेस्टिवल आते हैं, विंटर समर कलेक्शंस, क्लोथिंग वगैरह के हवाले से। तो अगर इस तरह के इवेंट्स या इस तरह की जो आप अपने कस्टमर्स को अपडेट रखते हैं, तो कस्टमर एक आपके पास रिटेन भी रहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको एक ऑप्शंस यहाँ से भी मिल रहे हैं, इस कंपनी से मिल रहे हैं, कि वो आप कि ये कंपनी हमें ये ऑप्शन दे रही है कि ये तमाम चीज़ें अवेलेबिलिटी के लिए कि ये यहाँ पर अवेलेबल होगा। मगर एट द सेम टाइम आप अपने कस्टमर को के साथ इंटरेक्शन भी रखें। ऐसा नहीं कि आप उनको भूल जाएं और उनकी मतलब जो उनका फीडबैक है उसके ऊपर कोई मतलब प्रोसेसिंग ही ना हो, उसके ऊपर कोई सोचने वाला भी ना हो, उसके ऊपर कोई वर्क करने वाला भी ना हो। तो यू शुड हैव अ टीम के जो कस्टमर के फीडबैक को रिकॉर्ड करे और उनके साथ इंटरेक्ट करती रहे टाइम टू टाइम थ्रू दी, आई मीन वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है, SMS के थ्रू हो सकता है, वो ईमेल के थ्रू हो सकता है, या रैंडम कॉल्स के थ्रू हो सकता है। ऑब्वियसली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हर कस्टमर को अप्रोच करके उनकी रिक्वायरमेंट या उनके एफ एंड बर्ड्स के हवाले से पूछा जाए। मगर स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि उनके पास कस्टमर की जो काउंट है वो एज कम्पेयर टू बिग ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं होता, तो वो वहाँ पर अपने कस्टमर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो आई थिंक वो इसके ऊपर अगर फोकस करते हैं तो दे शुड बी गुड विद दिस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने पीक वर्किंग आवर्स में, एक वर्किंग डे में, यू स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम on this panel. Rest assured, I hope कि काफ़ी सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा जो हमारे स्टार्टअप्स हैं। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, जो 4-5 हमने बड़ी बातें की हैं, हमने शुरू में बात की कि जो इनिशियल कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब आपका एक प्रोसेस बन जाएगा, जब आपका स्टार्टअप हो जाएगा, तो एक यू विल बी नॉट टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन शुरू में इनको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। और इमाद ने और बाकी लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया कि जो रेफरल्स हैं, जब एक कस्टमर आ जाता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड हैव अ रेसिपी के एक कस्टमर से 3-4 कस्टमर्स कैसे बनाने हैं। जो आखिर में रजा ने बात की कि कम्युनिकेशन और उनकी फीडबैक पे ध्यान देना वो ज़रूरी है। और इसी तरह इस तरह से जो अमारा ने बात की कि ऐसा नहीं होता कि रोज़ ड्रामाई तब्दीलियाँ इसमें आनी चाहिए। यू शुड रादर फोकस ऑन योर प्रोसेसेस मोर, कि क्या कहाँ पे जो है ना वो गलत जा रहा है। डेटा ड्रिवन की हमने एक इसमें बात की कि आपको हर स्टेज पे अगर डेटा को एनालाइज करते रहें तो शायद आपको यू माइट बी इन फॉर लेसर सरप्राइजेस। एक मुझे कोट इसमें बड़ा पसंद आया कि कुछ ऐसे हफ्ते होते हैं जिसमें दिहाइयाँ हो जाती हैं, तो हो सकता है कि हमारी इसमें ये वही वाला टाइम और इट माइट लीड टू सम अनप्रेसिडेंटेड कस्टमर बिहेवियर चेंज पैटर्न्स। मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने सेशन को किसी वजह से मिस कर दिया है, वी अंडरस्टैंड, कल ताख़रात थी, सुबह उठने में मुश्किल होती है। हमने भी इसको ईद से पहले खत्म करने का तहैया किया हुआ है। ईद के बाद हम भी छुट्टियों पे जाना चाहते हैं। सो अगर आपने मिस किया, यू कैन वॉच इट ऑन पटारी, जो कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स हैं। यू कैन वॉच इट ऑन पाकिस्तान स्टार्टअप ग्रुप, स्टार्टअप जो कि फेसबुक पे ग्रुप है। यू कैन वॉच इट ऑन आवर फेसबुक, NIC लाहौर का जो फेसबुक है उस पर भी देख सकते हैं। Thank you very much, our panelists and audience. We will be back again for next session at 1 p.m. with 12 emerging startups and resilient founders. So, thank you very much. Thank you so much, Kaleem. Thank you, Kaleem. Thank you. Thank you. Shukriya. Thank you, Ji. Good afternoon.